इस घिनौनी लड़की का जिस्म एक बेचारी इनोसेंट बू की तरह बहुत मोटा था। उसका पूरा परिवार कहता है कि वो सच में एक डैमेज्ड ह्यूमन बीइंग है और कोई लड़का उसे नहीं चाहेगा जब तक ये लड़का नहीं आया और बोला, ये बॉल्स निगल लो और तुम वापस से क्यूट बन जाओगी। एक लड़का चिल्ला रहा था, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? पर इस फाइन डैश ने कहा कि वो लड़के पर विश्वास करती है। उसने एक बार निगला और इसीलिए वो प्लम्पी है। पार्टी में सबको ये सिचुएशन घिनौनी लगी, पर वो सीधा लड़के के पास गया और बोला, ये लो, ये बॉल्स खाओ इनोसेंट बू। मैकडॉनल्ड्स शेयर होल्डर हैरान रह गई। क्या उसे इस लड़के पर विश्वास करना चाहिए जबकि फाइन डैश उसे सब निगलने को कह रही थी? ब्रो ने उसकी हिचकिचाहट देखी, इसीलिए वो उसके कान में आया और फुसफुसाया, क्या तुम जिंदगी भर जिगली पफ जैसी दिखती रहोगी? रोज मिलने वाली सारी रोस्ट याद करते हुए उसने हिम्मत की और सब गॉबल करना शुरू कर दिया, जबकि पार्टी में सब हैरान रह गए। जब एक सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ, ये लड़का उसे रोस्ट करने वापस आया। कहने लगा कि वो बस एक फीमेल केस थी। ओह, पर तभी उसकी आंखों से गोल्डन ऑरा निकलने लगा। उसका रियल टाइम बीबीएल की तरह रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगा और उसके बेबी फीडर्स तेजी से बढ़ने लगे। खुद को आईने में देखकर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो एक के-पॉप स्टार जैसी दिख रही है। पार्टी में सबकी आंखें फटी रह गईं और अब वो सब बदसूरत हाई सोसाइटी मेंबर्स निगलने वालों की लिस्ट में अगले होने की भीख मांग रहे थे। और ये चश्मे वाला लड़का जो उसे रोस्ट कर रहा था अब माफी मांग रहा है, पर उसे कचरे की तरह फर्श पर फेंक दिया गया। सोचना पागलपन है कि ये तो हमारे लड़के की मेन एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि जब स्कूल के टॉप एथलीट ने उसे 100 मीटर रेस के लिए चैलेंज किया, सबको लगा कि वो तबाह हो जाएगा। ये बेबी फॉर्मूला बफे हंस रहा था, कह रहा था कि उस जैसे कचरे को पार्टिसिपेट करने का हक भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जिस पल गन चली और वो लड़का तेजी से भागा, हमारा लड़का वहीं खड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, जबकि मैं व्यू एंजॉय कर रहा था, जब तक वो पल नहीं आया और उसने रेस में स्पीड बढ़ाई और तीर की तरह दौड़ा। ब्लॉन्डी हैरान रह गया। टॉप एथलीट पीछे और हमारा लड़का आसानी से क्रॉस कर गया। ब्रो ने 5 और ऑरा पॉइंट्स फार्म किए, बस लड़के का फिनिश लाइन के करीब आने का इंतजार करके, बस आखिरी पल में उसे पकड़ने और लड़के का ईगो तोड़ने के लिए। पर एक नया स्टूडेंट प्रोविंस के प्रोडिजी को कैसे जलील कर सकता है? देखो, इस लड़के के पास रूडो कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रांग ऑरा था। 500 साल की ट्रेनिंग, 65 साल की उम्र में 11 स्टेज तक पहुंचा, डीमन किंग को हराया और पूरे कॉन्टिनेंट को बचाया। फिर उसके सबसे विश्वासपात्र दोस्तों ने उसे धोखा दिया। और गॉड डैम इट, हमेशा कोई फीमेल इस लड़के की जिंदगी खराब क्यों करती है? मैं उसे छूट दे रहा हूं अगर वो वाइफ बीटर बनता है, पर उस पल ये सिर्फ तकलीफ थी। वो चिल्लाया कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर वो यामोरेई हेरोटो के शरीर में जागा, एक बच्चा जो एक बड़े क्लैन में पैदा हुआ था, पर उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसके एनर्जी कनेक्टर्स ब्लॉक थे और उसका शरीर बेकार था। उसके पास इस नए शरीर में 0 पावर है, पर उसके दिमाग में 500 साल का लड़ाई का ज्ञान है और लड़कियों से बदला लेने की इच्छा है। रेस के बाद की बात पर वापस आते हैं। एक स्कूल का गुंडा हमारे प्रोटैगनिस्ट से टकराता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। बॉम्ब क्लब से ओसाकी, हारू और होकुबा उसे तंग करने के लिए आते हैं। वो जानता है कि शरीर के ओरिजिनल ओनर को ये गुंडे परेशान करते थे। उन्होंने ये बहाना बनाकर कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका पैसा ले लिया। होकुबा हारू को उसे हैंडल करने देता है क्योंकि यामोरेई में कुछ अजीब है। ओसाकी सोचता है कि उस जैसे कमजोरों से निपटना आसान है और एक पंच काफी होगा, पर अब चीजें अलग हैं और यामोरेई आसानी से पंच डॉज कर देता है। वो बुली की चिन पर एक ताकतवर पंच मारता है। एक कल्टीवेटर के नजरिए से एक बॉक्सिंग क्लब कैप्टन बस एक आम आदमी है। फिर वो उसके चेहरे पर एक बड़ा किक मारता है। बॉक्सिंग कैप्टन पीछे उछलकर फर्श पर गिरता है। गुंडे सोचते हैं कि क्या ये सच में यामोरेई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो उससे डरते हैं। वो परवाह नहीं करते और उस पर हमला करते हैं, पर वो उन दोनों को पकड़ लेता है और वो दर्द से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि वो गलत थे। वो दोनों बाथरूम के फर्श पर गिर जाते हैं और रोते हैं, उससे उन्हें जाने देने की भीख मांगते हैं। तब तक दूसरा बुली जिसे किक लगी थी वापस खड़ा होने लगता है। वो प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है एक और पंच मारने के लिए, पर उसे लगती है और वो उड़ता हुआ जाता है। उसे धमकाते हुए हीरो कहता है कि अगली वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। बाथरूम के फर्श पर हाथों में चोट लगे रह गए लोग सोचते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, कहते हैं कि वो गलत थे। वो उससे कहते हैं कि अब उनके पास मत आना, पर प्रोटैगनिस्ट के कुछ और प्लान्स हैं, उन्हें समझ नहीं आता। और यामोरेई कहता है कि उन्होंने उससे कुछ चीजें ली हैं जो उसे वापस चाहिए। बुली तुरंत वो सब वापस कर देता है जो उसने उससे लिया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वो हद से आगे निकल गया, पर वो बेवकूफ किसी को बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्कूल में बहुत लोग हैं और ये एक परेशान करने वाली जगह है और वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता है। खुशकिस्मती से उसे अपने दुश्मनों से थोड़ा पैसा भी मिला। उस पैसे से वो लो लेवल टैलिस्मन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदेगा। टैलिस्मन्स ऐसी चीजें हैं जो कमजोर कल्टिवेटर्स हमेशा खरीदते हैं और उस जैसे बेकार इंसान भी इस हालात में कुछ बना सकता है। चीजें बनाने के बाद वो जानता है कि वो उन्हें बेच सकता है और अच्छा खासा पैसा बचा सकता है। अब उसे कल्टिवेट करने और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए एक सही जगह ढूंढनी है। 3 हफ्ते बीत गए
और आइटम्स बिकने का कोई निशान नहीं। इस दुनिया के लोग टैलिस्मन्स को बहुत अंधविश्वास से देखते हैं। सड़क पर दौड़ते हुए लेवल 1 कल्टीवेटर को एक जख्मी कुत्ता मिलता है। उसके जख्म गंभीर लगते हैं और वो छोटा जानवर दर्द से जमीन पर गिर जाता है। इसलिए वो टैलिस्मन के इफेक्ट्स कुत्ते पर टेस्ट करने का मौका लेता है, जो ऐसा लगता है जैसे कार से टकराया हो। वो जानवर की सेहत ठीक करता है जिसके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे और फिजिकल ट्रॉमा था। कुछ ही पलों में कुत्ता वापस हेल्दी हो जाता है और पूरी तरह एक्साइटेड होकर भौंकना शुरू कर देता है। एक आदमी शिजुरू से कहता है कि ये सिर्फ एक कुत्ता है और इसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुगा परिवार की छोटी मालकिन कहती है कि उसे लगता है क्योंकि जानवर को उसने ही टक्कर मारी थी। गुस्से में मालकिन ने उस छोटे को वेट के पास ले जाने का सोचा, जब तक उसने उसे लड़के की बाहों में स्वस्थ देखकर हैरान नहीं हो गई। टक्कर लगने के बाद भी उसने पूछा कि ये पूरी तरह ठीक कैसे हो गया और क्या उस नौजवान ने कुछ किया था। सुगा ने जानवर को पूरा टमाटो सॉस से भरा देखा और सोचा कि ये अब नहीं बचेगा। ये देखकर कि वो किसी से मिलने हॉस्पिटल जा रही है, प्रोटैगनिस्ट को टैलिस्मन दिखाने का अच्छा मौका मिला। उसने कहा कि उसने बस एक ब्लू प्रोटेक्शन टैलिस्मन का इस्तेमाल किया, लेकिन वाडा सोचता है कि वो एक झूठा धोखेबाज है और कहता है कि वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। उसे पूरा यकीन है कि लड़के ने कुत्ते को उनके रास्ते में फेंका था ताकि उन्हें लूट सके। उसके बावजूद जब उसने छोटी मालकिन से कुछ भी ना मानने को कहा, वो पूछती है कि क्या टैलिस्मन लोगों पर काम करता है, ये सोचकर कि क्या वो किसी वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति को ठीक कर सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो किसी कोमा में पड़े व्यक्ति की जान बचाना चाहती है। वेजिटेटिव स्टेट्स दिमाग को फिजिकल नुकसान पहुंचने से होते हैं, जो उसके टैलिस्मन्स के लिए परफेक्ट है, जो शरीर को ठीक करने के लिए ची का उपयोग करते हैं। वाडा को यकीन नहीं है कि कागज का एक टुकड़ा उसकी मौसी को ठीक कर देगा और उसे टैलिस्मैन को ना छूने को कहता है। हमारा हीरो औरत को समझाता है कि इसका इस्तेमाल करना आसान है, बस उसे उस व्यक्ति के सामने पकड़ो जिसे तुम ठीक करना चाहती हो। वो बड़े वाले 4 लाख येन में और छोटे वाले 2 लाख येन में देता है। यंग मास्टर हमारे हीरो को 1 मिलियन येन देता है और उसके पास जो कुछ भी है वो सब लेना चाहता है। वाडा लड़की से कहता है कि वो इसे ना खरीदे क्योंकि उसे लगता है कि ये सब पागलपन है, लेकिन कल्टीवेटर गुस्से में आ जाता है और आदमी का हाथ पकड़ लेता है जब वो सेल रोकने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके काम में दखल देना बंद करे क्योंकि औरत पहले ही टैलिस्मैन खरीदने के लिए मान चुकी है, और कहता है कि अगर वो उसके रास्ते में आने की सोच रहा है तो बेहतर होगा कि वो पीछे हट जाए। वाडा का हाथ पकड़कर उसे दर्द देने के बाद हमारा हीरो उस बेवकूफ़ को दूर फेंक देता है और सुगा परिवार की औरत के साथ डील फाइनल कर देता है। वो एक एक्स्ट्रा येलो प्रोटेक्शन टैलिस्मैन और एक रेड फायर वाला देता है। वो उम्मीद करता है कि वो दिन कभी ना आए जब उसे उन खास टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल करना पड़े। फिर भी शिजुरू फ्री में देने के लिए उसका धन्यवाद करती है और प्रोटैगनिस्ट का नाम पूछती है। वो चलते हुए अपना नाम यामोरी हिरोतो बताता है। वाडा को यकीन है कि ये आदमी एक धोखेबाज है और ये भी सोचता है कि वेजिटेटिव स्टेट को ठीक करना इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी मौका है तो वो कोशिश करेगी। वो औरत को होश में लाना चाहती है। आखिर में उसके पास पैसे हैं और वो एक घर ढूंढने जाता है। उसका अगला कदम अपनी कल्टीवेशन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मेडिसिनल आइटम्स ढूंढना है। अचानक कुत्ते को कुछ अजीब मिलता है और वो अपने मालिक को चेतावनी देने के लिए भौंकने लगता है। हमारा हीरो एक मैंशन देखता है जिसके चारों तरफ बहुत सारा चीज़ स्पिरिट है, जब तक उसे उस मैंशन के गार्डन में कुछ अजीब उगता हुआ नहीं दिखता। वो एक सिल्वर हार्ट शेप्ड ग्रास है। इन्फर्मरी में प्रोटैगनिस्ट द्वारा पीटे गए लड़कों में से एक नर्स को बताता है कि वो बुरा है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए वो कहता है कि अगली बार वो यामोरी से हिसाब लेगा। सुगा केंजी, सिटी काउंसिलमैन जो शो देख रहा था, उसके व्यवहार की शिकायत करता है। वो कहता है कि उसने परिवार को शर्मिंदा किया और एक धोखेबाज की बातों में आना उसे मजाक का पात्र बना देगा। नर्सेज उस यंग मास्टर के बारे में गॉसिप करती हैं जिसने टैलिस्मैन्स पर बहुत सारा पैसा खर्च किया और उसका मजाक उड़ाती हैं। शिजुरू दुखी होकर टैलिस्मैन पकड़ती है और कहती है कि वो एक बार और कोशिश करना चाहती है। ये उसकी माँ को बचाने की आखिरी कोशिश है और वो कुछ भी करेगी। काउंसिलमैन कहता है कि वो पागल हो गई है और उसे ये पागल कोशिशें रोकनी चाहिए। उसे मिस्टिकल चीज़ों पर विश्वास करते देख उसे लगता है कि उसका अगला कदम भगवान से प्रार्थना करना है। अपने पिता से बहस करते हुए वो पूछती है कि वो मदद के लिए क्या करने वाले हैं। वो पूछती है कि जब उसकी माँ बेहोश थी तब उसने कितनी बार उनसे मुलाकात की। वो अपने पिता को दोष देती है और कहती है कि उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे, और अगर वो उसकी माँ को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दूसरी औरत ढूंढ लेंगी और उसे ऐसे ही छोड़ देंगी। उसका पिता बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे थप्पड़ मारने की धमकी देता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। वो कहता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा ज़बान चला रही है। वो कहता है कि वो नर्स को बुलाएगा और उसके सारे ट्यूब्स निकाल देगा। रोते हुए बेटी कहती है कि उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते। टैलिस्मैन पकड़कर वो रोती है और कहती है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक टैलिस्मैन काम करने लगता है और उससे एक नीली रोशनी निकलने लगती है।
माँ जाग जाती है, अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रखती है और शिजुरू सुगियोको का नाम लेती है। माँ जागती है और पूछती है कि क्या उसकी बेटी ने थोड़ा वजन कम किया है। पिता पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागता है। वो सबको बुलाता है। आखिर उसकी पत्नी कोमा से जाग गई थी। शॉक्ड होकर डॉक्टर्स पूछते हैं कि क्या ये सच है। वो उसकी पत्नी को टेस्ट्स के लिए दौड़ते हैं। डॉक्टर कहता है कि 1.5 साल कोमा में रहने के बाद वो नॉर्मल लाइफ में लौट सकती है। सुगा को लगता है कि ये ब्लू टैलिस्मैन की वजह से ही हुआ होगा। उसे पूरा यकीन है कि इसने काम किया और डॉक्टर्स इसे इम्पॉसिबल मानते हैं और विश्वास नहीं करते। पिता इसे एक चमत्कार मानता है और डॉक्टर उन्हें प्रोफेसर सुजुकी को बुलाने को कहता है। वो सोचता है कि क्या टैलिस्मैन बेचने वाला आदमी कोई स्वर्गीय प्राणी था। योको शिजुरू को गले लगाती है, उसे तकलीफ देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसकी बेटी खुश है कि वो जाग गई। ये पक्का होकर कि भगवान होते हैं, वो उस आदमी को दोबारा ढूंढना चाहती है उसका धन्यवाद करने के लिए। इसी बीच उसने रूयू कॉन्टिनेंट लौटने का पहला कदम पूरा कर लिया है, जो कि अपने नए घर में शिफ्ट करना है। वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे पिछले जन्म में धोखा दिया था। उससे पहले उसे कल्टीवेशन के 11th लेवल तक पहुंचना होगा और स्पिरिट सोर्सेज और मटेरियल्स जमा करने होंगे। वो जानता है कि का दिन आ रहा है और वो जल्द ही कीमत चुकाएंगे। इस तरह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी कमज़ोर है। इससे पार पाने के लिए उसे एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो चीज़ स्पिरिट एनर्जी से भरी हो। वो मानता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या रेयर आर्टिफैक्ट्स ही काफ़ी होंगे, लेकिन ये सोचकर कि वहाँ गार्डन में सिल्वर हार्ट्स उग रहे हैं, वो एक्साइटेड हो जाता है। आखिर सिल्वर हार्ट ग्रास एक ए रैंक स्पिरिचुअल मटेरियल है। आम जड़ी बूटियों से अलग स्पिरिचुअल सामग्री का इस्तेमाल ऐसी गोलियां बनाने के लिए होता है जो एक कल्टीवेटर का स्टेज बढ़ाती हैं। अगर तुम सिल्वर हार्ट फ्रूट्स का इस्तेमाल करके एक जूकी पिल रिफाइन करते हो तो तुम दूसरे स्टेज तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर वो लापरवाह है तो ये सिरदर्द बन जाएगा। जूकी पिल की सामग्री पर बहुत पैसे लगते हैं। उसने सोचा था कि वो चुपचाप टैलिस्मैन्स बेच रहा है, लेकिन लगता है उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। कुछ लोग उसको तीसरे दिन से फॉलो कर रहे हैं जब से उसने अपना बिजनेस शुरू किया है। हमारा हीरो देखना चाहता है कि ये ट्रैश लोग एक बार करीब आने पर क्या करते हैं। अचानक एक लड़की आती है और सबसे गलत समय पर हमारे हीरो को पहचान लेती है। उसने देखा कि जेमोरी कैंपस नहीं जा रहा है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसको याद है कि उसको क्लैन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर था और उसके पास पढ़ाई का भी वक्त नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वो अकेली क्लासमेट थी जो इस शरीर के पिछले मालिक के लिए खड़ी हुई थी। वो उसको पैसे देती है ताकि वो उसके साथ पढ़ाई करने वापस जा सके। यामोरी पैसे नहीं लेता और माफ़ी मांगता है क्योंकि अब उसके पास संभालने के लिए बिजनेस है। लड़की समझ जाती है कि वो किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। इसी बीच हीरो देखता है कि लेफ्ट में 7 दुश्मन है और राइट में 3। वो जानता है कि वो उन सबको एक पल में ख़त्म कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दौड़ना शुरू करता है और चाकू लिए दुश्मन उसके पीछे भागते हैं। वो उस गली में जाते हैं जहां एमसी जा रहा था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उसको डराने लगते हैं। यामोरी उन सब से कहता है कि एक साथ उस पर हमला करें। 5 डरावने दिखने वाले लोगों का ग्रुप उसके सामने रुकता है। सब हथियार बंद थे। एक टकला आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है ये मज़ेदार होने वाला है। हमारा कल्टीवेटर पूछता है कि वो उसको क्यों देख रहे थे और दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। आदमी कहता है कि उसमें ऐसी चीज़ें बेचने की हिम्मत है जैसे उसने दुश्मनों का कोई बड़ा ढेर नहीं बनाया हो। वो पूछते हैं कि अमितानी क्लैन की यंग मिस्ट्रेस उस जैसे आदमी में क्यों इंटरेस्टेड है। वो औरत एमसी की लगभग फियोंसे थी और वो सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि शादी टूट गई उसको मार देना हद से ज्यादा है, इसलिए वो उनसे जबरदस्ती जवाब निकालेगा। लड़की याकुजा मेंबर्स को याईमोरे को खत्म करने की कोशिश करते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि वो अपने कमजोर शरीर के साथ हथियारबंद गैंगस्टर्स को नहीं हरा सकता। लड़की लड़के की जान बचाने के लिए पुलिस को फोन करने का फैसला करती है। एक याकुजा मेंबर उसको भटकी हुई गली की बिल्ली कहता है और पूछता है कि वो अपने फोन पर क्या कर रही है। वो अपने चेहरे पर साइको वाला एक्सप्रेशन लिए उसके हाथ से फोन छीन लेता है। गैंग मेंबर्स उसको बॉस कहते हैं और खुश हैं कि वो आ गया। हमारा हीरो मोचियामा को उनके लीडर द्वारा बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए देखता है। लीडर उसको कॉन्करर कहता है क्योंकि पहले सेत्सु आमातानी थी और अब ये छोटी लड़की। वो याईमोरे को दौड़ने के लिए चिल्लाती है क्योंकि वो सब हथियार बंद हैं। वो ये भी कहती है कि वो उस पर हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वो क्योचो मोची क्लैन की बेटी है। लेकिन टकला गैंग लीडर मोचियामा क्लैन का मजाक उड़ाता है। फिर वो कहता है कि अगर वो उसको वहां दफना देंगे तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई। लड़की बहुत डर जाती है और साइको कहता है कि अगर वो किसी को दोष देना चाहती है तो वो उसकी अपनी बेवकूफ़ी होनी चाहिए। जैसे ही वो उसको चाकू मारने की कोशिश करता है, प्रोटैगनिस्ट रिएक्ट करता है और सीधे उस पर हमला कर देता है। वो उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसको दीवार से लगा देता है। मकीमा सोचती है कि क्या सच में वो याईमोरे है, आखिर वो बहुत अलग है। हमारा हीरो उनको धमकाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बार पूछेगा कि उनको वहां किसने भेजा। कहीं और वो इंस्पेक्टर काया को इन्फॉर्म करते हैं कि स्कारफेसेस ग्रुप ई स्ट्रीट की गलियों में मूव्स कर रहा है, जिसमें एक बच्चा शामिल है और एक औरत को हॉस्टेज बनाया गया है।
इन्वेस्टिगेटर एड्रेनलिन से भरा तेज ड्राइव करना शुरू करता है और चीफ उनागा को अलर्ट किए बिना बैकअप के लिए कॉल करता है। वो उनसे कहता है कि बिना सोचे समझे एक्शन ना लें क्योंकि वो ट्रैफिक है और वो लोगों को मारने में झिझकेंगे नहीं। कोई जवाब ना मिलने पर वो रेडियो पर आदमी को दबाव डालना शुरू करता है, ये देखने के लिए कि उसने क्या कहा सुना, लेकिन उसका कलीग डरकर कहता है कि उनको अब बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बताता है कि जिस बच्चे का उसने पहले जिक्र किया था उसने पूरे स्कारफेसेस गैंग को खत्म कर दिया। टकला आदमी पूछता है कि क्या वो सच में याया क्लैन का ट्रैश है और कहता है कि उसकी गैंग इतनी आसानी से नहीं हारेगी। एमसी पूछता है कि क्या अमातानी क्लैन या यामोरी क्लैन ने इन्फॉर्मेशन दी थी। उसको धमकाते हुए कहता है कि उसके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। भीख मांगते हुए टकला आदमी जवाब देने के लिए और वक्त मांगता है। हमारा हीरो हार मानने वाला नहीं था, लेकिन पुलिस आ जाती है और उसको घुटने टेकने का ऑर्डर देती है। इंस्पेक्टर का उसको कहता है कि आदमी को खत्म ना करे वरना वो उसके लेवल तक गिर जाएगा। फिर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या पुलिस का वहां आना सिर्फ एक संयोग था। वो आसानी से इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बना सकता था, लेकिन वो अपनी असली पावर्स रिवील नहीं करना चाहता, इसीलिए वो टले आदमी को जाने देता है। गैंग लीडर जो हैरान है कि वो अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अभी भी जिंदा है, वो गवर्नमेंट से टक्कर नहीं ले सकता और उसको पुलिस प्रेशर के आगे झुकना पड़ता है। का को विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इस बच्चे ने अकेला एक गैंग को खत्म कर दिया, सारे गैंगस्टर डीलर्स को एक बार में ही, अकेला। का हरुकी अपना इंट्रोडक्शन यायामोरे को नूमे सिटी पुलिस से एक इंस्पेक्टर के रूप में देता है। मोचामा भी उसको ग्रीट करता है और इंस्पेक्टर कहता है कि वो ये गड़बड़ साफ कर देगा और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राकाहारा फुमिया, एक पुलिस ऑफिसर, भी उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हमारा हीरो इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है कि गवर्नमेंट देख रही है। आखिर उन्होंने सब कुछ देखा और बहुत तेज आ गए थे। उनको उसका स्टेटमेंट चाहिए होगा और वो सिर्फ इंसिडेंट में जो हुआ उस पर फोकस करेंगे। पुलिस चीफ आ जाता है और कहता है कि अगर वो अभी नहीं आया होता तो वो मुजरिमों को जाने देते। उनागा स्टूडेंट यायामोरे पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि उसको असॉल्ट के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। वो अरेस्ट वारंट वाला पेपर दिखाता है। मोचामा गुस्से में है, आखिर जमीन पर लोगों ने पहले उन पर हमला किया था। उनागा कहता है कि उसने सिर्फ देखा कि बच्चा उनको बिना किसी वजह के पीट रहा था। का सोचता है कि रिजू जो कर रहा है वो बेकार है, कहते हुए कि सब जानते हैं कि वो आदमी ड्रग डीलर्स हैं। जब इंस्पेक्टर उनको ट्रैश कहता है तो वो सुपरिंटेंडेंट उनागा को गुस्सा दिला देता है। वो कहता है कि अपने बॉस को चैलेंज करने के लिए उसका बैट जा सकता है। का उसे गाली देता है और गंजा कॉप उसे शांत होने को कहता है ताकि उसकी जॉब न चली जाए। अचानक यायामोरे बोलता है, उन्हें उसे अंदर लेने को कहता है। वो जानता है कि गवर्नमेंट के किसी बड़े आदमी ने हमारे हीरो को फंसाने के लिए तार जोड़े हैं। इस तरह की चीजें होती रहेंगी और एमसी इसका यूज इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए करेगा। वो उनागा से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि लड़का एक स्टूडेंट था। जब उससे इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो कॉप चिढ़ जाता है और रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी। एक घटिया बहाना देने के बाद एमसी पूछता है कि क्या उसका बॉस चाहता है कि वो उस पर नजर रखे। उनागा नाटक करता है कि उसे नहीं पता हमारा हीरो किस बारे में बात कर रहा है और उसे स्क्वाड कार में बैठने को कहता है। सुपरिंटेंडेंट का कोट बटन पकड़कर वो कहता है कि ये शर्म की बात है। आखिर वो आदमी शॉक में है, उसने उसे उसका बटन लेते हुए नहीं देखा था। हमारा हीरो कहता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो सिर्फ बटन से ज्यादा कुछ लेगा। लुनागा उसे इस पर पछताना चाहता है और स्टूडेंट पर बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिजन के अंदर एक कॉप एक प्रिजनर की बार्स पर अपना बटन मारता है। कॉप कहता है कि टारगेट जल्द ही वहां होगा और उसे एलिमिनेट करने का ऑर्डर है। वो शैतानी प्रिजनर अपनी बुक बंद करता है और कहता है कि वो अपनी मिशन समझ गया है। हमारा एमसी प्रिजन पहुंचता है, गार्ड्स उसे एस्कॉर्ट करते हुए और जगह को चेक करना शुरू कर देता है। जब बार्स बंद होती हैं, उसे लगता है कि वो उस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोचता है कि क्या उसके साथ सेल शेयर करने वाला आदमी इस प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड है। बहुत वक्त से उस आदमी का एक पर्सनल रूल था, वो उसके जैसे कमजोर बच्चे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार उसे हायर किया गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो सिर्फ एक और लैकी है। यामोरे को इस जगह में घुसते ही एक जलन महसूस हुई। वो अभी कमजोर हो सकता है, लेकिन वो ठीक से महसूस कर सकता है कि फाकी से क्या निकल रहा है। वो उसके आसपास स्पिरिचुअल आईक्यू का एक बहुत स्ट्रांग ऑरा देखता है। एक पागल की तरह दुश्मन कहता है कि वो एमसी को सेकंड्स में दूसरी दुनिया में भेज देगा। वो उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी में सब कुछ लपेटकर चार्ज करता है, लेकिन जब वो अटैक करने जाता है तो एमसी गायब हो जाता है। वो ठीक उसके सामने रीअपियर होता है और फाकी के चेहरे पर अपना हाथ घुसा देता है। वो कहता है कि वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि इस रूम में अकेला कमजोर आदमी वही है। जिस पल वो ये कहता है, यामोरे अपने शरीर को फ्लोर पर जोर से पटकता है, लेकिन वो सरप्राइज्ड हो जाता है जब विलन उसकी टांग कस के पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, प्रोटैगनिस्ट को फेंकते हुए। फिर भी हीरो खुद को दीवार के खिलाफ संभाल लेता है और उससे डैमेज नहीं लेता। फाकी ने उसे कम समझा और हमारे हीरो को बहुत दर्द से गुजारने वाला है।
लेकिन अगले ही पल उसे चेहरे पर एक पंच मिलता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे मौत दिखती है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर भी उसे एक ब्रूटल किक पड़ती है जो उसे सेल के दूसरी तरफ फेंक देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पैरों पर स्टेडी रहता है जबकि उसका दुश्मन बुरी तरह घायल है। फाकी उसकी तरफ दौड़ता है एक बड़ा पंच तैयार करते हुए और उसे घमंडी ना होने को कहता है, लेकिन उसे पेट में एक और पंच मिलता है, तेज दर्द महसूस करते हुए और दोबारा पीछे उड़ते हुए। वो सोचता रहता है कि ये क्यों हो रहा है और यामोरे दोबारा उसके पास जाता है, बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालते हुए। वो दुश्मन पर एक और पंच मारता है, उसके चेहरे पर लगाकर और उसका सर फ्लोर में जोर से घुसाते हुए, उसका चेहरा जमीन पर दबाते हुए। वो पूछता है कि उसे वहां किसने भेजा। वो ये भी पूछता है कि उसे स्पिरिचुअल आईक्यू कहाँ और कैसे मिला। फोन पर हागा पूछता है कि उसने जो स्टूडेंट अभी अरेस्ट किया है वो किस तरह का मॉन्स्टर है। लाइन के दूसरे छोर पर बैठा आदमी सोचता है कि वो यामुरी क्लैन का एक स्क्रू अप है, मॉन्स्टर नहीं। सुपरिंटेंडेंट उसे स्क्रू अप नहीं कहेगा। आखिर उसने दुश्मन को ज्यादा परेशानी के बिना संभाला। इस बीच हमारा हीरो फाकी से आंसर का वेट करता है जो जमीन पर पीटा हुआ पड़ा है। वो मानता है कि यामुरे उसके और बाकी सब जैसे ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। हमारा हीरो सोचता है कि जिन लोगों की वो बात कर रहा है क्या वो इस दुनिया के कल्टिवेटर्स हैं। कुछ साल पहले फाकी रायूजा में एक बूढ़े मॉन्क से मिला जिसने अपनी स्पिरिचुअल ची एक हाथ में चैनल की और एक बड़े ट्री को ऐसे काट दिया जैसे कुछ भी नहीं। उस मॉन्क ने उसे डिवाइन वाटर की एक बॉटल दी। जैसे जैसे साल बीते वो डाइल्यूटेड डिवाइन वाटर पीता रहा, ठीक वैसे ही जैसे मॉन्क ने उससे कहा था। धीरे धीरे उसका शरीर नॉर्मल से भी आगे कुछ में बदल गया। इस डिवाइन वाटर को प्रोटैगनिस्ट स्प्रिंग्स से निकाले गए स्पिरिचुअल लिक्विड के रूप में पहचानता है। स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स सिर्फ उन जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं जहां स्पिरिचुअल ची की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो। हमारा हीरो पूछता है कि क्या फाकी एक नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट से आगे निकल गया है और वो उनसे ऑर्डर्स क्यों लेता है। विलिन एक्सप्लेन करता है कि ये उसके बेटे की वजह से है जो लैटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है, लेकिन डिवाइन वाटर उसकी बीमारी ठीक करने के लिए काम नहीं किया, इसीलिए वो पैसे बनाना चाहता था। जब हमारा हीरो ALS के बारे में सुनता है तो वो जानता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। फाकी स्टंड है और MC एक्सप्लेन करता है कि ऑर्डिनरी लोगों को स्पिरिचुअल लिक्विड देना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो इसे एक टैलिस्मन का यूज करके कर सकता है। फाकी सरप्राइज्ड है और नहीं सोचता कि कुछ इतना अच्छा रियल हो सकता है। इसे प्रूव करने के लिए MC उस आदमी पर टैलिस्मैन का यूज करता है और उसके सारे जख्म इंस्टेंटली ठीक हो जाते हैं। हमारा रीइनकार्नेटेड गाय उस आदमी को एक चांस देने वाला है। वो उसे इस सब के पीछे वाले की रियल आइडेंटिटी रिवील करने को कहता है और उसका बेटा ठीक हो जाएगा। अगर वो मना करता है तो उसे हमारा हीरो अभी खत्म कर देगा। फाकी अपनी थ्योरी कंफर्म करता है कि याएमोरे सिर्फ कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। वो कहता है कि जिस आदमी ने उसे खत्म करने के लिए कांटेक्ट किया था वो हाशिमोटो कॉस था। फोन पर कोई कहता है कि ओनागा याएमोरे क्लैन के एक छोटे आदमी से डर गया। वो आदमी हाशिमोटो कॉस है, कोसन क्लब का ओनर, और वो उसके सामने वाले आदमी के साथ वहां से शुरू करने वाला है जहां उसने छोड़ा था। वो उस आदमी से पूछता है कि वो किस तरह का मीट खाना चाहते हैं और क्या वो कुछ पीना चाहेंगे। उसके सामने एक औरत है जिसे चेन से बांधा गया है और मुंह बंद है, डेस्परेट होकर रो रही है। कॉस खड़ा होता है और कहता है कि वो एक बैड गर्ल है जिसे बेसिक मैनर्स भी नहीं पता। उसने टेप उसके मुंह से खींचा, लड़की को दर्द देते हुए सोच रहा था अगला कौन सा दांत निकाले ताकि वो एक और सबक सीखे। ये कहने के बाद उसने उसकी एक दांत प्लायर्स से खींच ली जिससे औरत को बहुत दर्द हुआ। उसके बटलर ने उसे वार्न किया कि लॉर्ड सुमा ने उनसे हीरो याएमोरे की सिचुएशन के बारे में कांटेक्ट किया है। कॉस कहता है उसने पहले ही वो जॉब रियूजा के किसी थक को दे दी है और वो पर्सनली बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा। वैसे भी वो जानता है कि वो आदमी लाश बनने के लिए ही बना है। इसी दौरान सेल में फाकी ने हेरोडोटो के टैलिस्मैन के बदले एक पेंडेंट दिया। उसने देखा कि क्रॉस पेंडेंट के बीच में कंडेंस्ड स्पिरिचुअल लिक्विड है। वो जानता है कि अगर वो लिक्विड सिल्वर हार्ट ग्रास पर यूज करेगा तो उससे तुरंत फ्रूट निकलेंगे। पेंडेंट लेकर MC ने फाकी को गिफ्ट के लिए थैंक किया। वो वार्न करता है कि अब से हाशिमोटो एक प्रोटैगनिस्ट के पीछे पड़ेगा और जिस पर भी वो आदमी अपनी साइट सेट करता है उसका डिसेंट एंडिंग नहीं होता। हेरोडोटो उसे कहता है कि चिंता ना करे जब तक वो उनकी डील इन प्लेस रखता है। हाशिमोटो के बारे में MC कहता है वो उसको अपने रिगार्ड जरूर भेजेगा। न्यूएन यूनिवर्सिटी में एक क्लासी औरत एक एक्सपेंसिव कार से उतरती है। वो औरत जिसने टैलिस्मैन्स खरीदे थे उसे बिलीव नहीं हुआ कि वो लड़का याएमोरे क्लैन का एग्जाइल है जब तक उसने फोटो अपनी आंखों से नहीं देखी और श्योर नहीं हो गई कि वो वही है और वो लड़का उसका फ्रेशमैन भी है। साकी कॉलेज प्रेसिडेंट से प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या हुआ उसके बारे में बात करती है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर लड़की उसे चेयर से निकालने के लिए डिटर्मिन्ड है। शिजुरू तभी रूम में वॉक करती है और देखती है कि वो हिरोतो यामुराई के बारे में बात कर रहे हैं।
इसी दौरान सुपरिंटेंडेंट ओनागा के ऑफिस में कॉप उससे फ्यूरियस है। आखिर वो आदमी एक गैंगस्टर को सालों तक चेस करने के बाद प्रिजन से बाहर जाने दे रहा है। कई बॉस पर अपनी पावर अब्यूज करने का इल्जाम लगाता है। उसका बॉस कहता है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना प्रूफ के एक सुपीरियर पर क्राइम का अब्यूज करना सीरियस है। का कहता है वो जानता है उसका बॉस बिहाइंड द सीन्स क्या प्लान कर रहा है। यंग कॉप को थ्रेटन करते हुए सुपरिंटेंडेंट उसे वो सब बताने का ऑर्डर देता है जो वो जानता है, लेकिन कॉप डर जाता है और एंड में कुछ नहीं कहता। उसी मोमेंट शिजुरू और साकी ऑफिस अराइव करते हैं। इवन विद एक कॉप उन्हें स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था। सुपरिंटेंडेंट गार्ड पर मैड हो जाता है उन्हें ना स्टॉप करने के लिए। वो वंडर करता है कि वो है कौन, जबकि हिरोतो का कोई रियल बैकिंग नहीं लगता था। वो कहता है कि लड़की का फ्रेंड थेफ्ट और असॉल्ट के सस्पेशन में है और ट्रायल तक रिलीज नहीं हो सकता। का कहता है ये रिडिकुलस है क्योंकि उस पर ऐसा कोई सस्पेशन नहीं था। चीफ कहता है वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता क्योंकि वो सुपरिंटेंडेंट है। साकी पूछती है याकुजा मेंबर्स वहां क्यों नहीं है। ओनागा कहता है उसे उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वो उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस के लिए अरेस्ट कर सकता है। शिजुरू उसे कहती है कि उस पर ऐसा ट्राई करे और बैठ जाती है जब तक उसका वेट करती है। करप्ट गाय कॉप्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को होल्डिंग रूम में डाल दो और उन्हें शटअप करने को कहता है। उन्हें यामुराई हिरोतो के अकम्प्लिसेस होने के सस्पेशन में डिटेन किया जाएगा और कारुई को एक क्रिमिनल को कवर करने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे इंटेरोगेट किया जाएगा। शिजुरू पूछती है क्या डायरेक्टर ओई क्वाइट रहेंगे अगर वो बस रैंडम पर क्राइम्स मेकअप करते हैं। ओनागा उसे थ्रेटन करता है एक नेशनल पब्लिक फिगर को इंसल्ट करने के लिए, जो उसके क्राइम को और भी सीरियस बना देता है। शिजुरू कहती है कि वो सुपरिंटेंडेंट ओनागा के लिए कोइंसिडेंसेस सेट कर रहे हैं। चीफ इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो चीजें हार्डर बना रही हैं। वो कहती है यामुराई हिरोतो की प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकती है। ओनागा कहता है इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए प्रिविलेजेस होना नॉर्मल है और वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो उस वक्त की बात करता है जब उस पर काया ने अटैक किया था और उसने डेस्परेटली फाइट बैक किया था। एक थ्रेटनिंग मैनिपुलेटिव टोन में वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो क्लेम करे कि वहां सब ने अपनी लाइव्स लॉस्ट कर दी। शिजुरू पूछती है क्या डायरेक्टर ओई ने वो सुना, और फोन पर वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उसने उन्हें कॉन्वर्सेशन के मिडिल में कॉल किया था। सुपरिंटेंडेंट डर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन ओई ने सुन ली। उसका बॉस कहता है कि पावर अब्यूज करने और एक काउंसिलमैन की फैमिली को थ्रेटन करने के लिए ओनागा रिसो को सस्पेंड किया जाएगा। जब उसने पूछा कि क्या उसे खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओनागा को रियलाइज हुआ कि शिजुरू काउंसिलमैन की फैमिली से है। इसी दौरान प्रिजन में एमसी स्पिरिचुअल लिक्विड वाला पेंडेंट ग्रैब करता है। अमाउंट लो देखकर वो जानता है कि वो लिक्विड सिर्फ एक बार ही यूज कर पाएगा। वो नोटिस करता है कि कोई सेल में अराइव हुआ है और अलर्ट रहता है। रियलाइज करके कि ये शिजुरू है, वो हायोटो पे दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इसी दौरान रिच गाय सब कुछ स्मैश करता है और कहता है सब यूजलेस है। एक डेथ के डोर पर है और दूसरा सेल में रॉट कर रहा है तो वो यूजलेस है। अगर एएमए क्लैन की डायरेक्टिव कैरी आउट नहीं हुई तो उसका हेड भी गिलोटीन पर होगा। बॉडीगार्ड लॉडा की मासा से पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। एएमए क्लैन के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वो उसे लड़के को अलाइव वापस लाने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपना बेस्ट आउटफिट पहनेगा। वो डिसाइड करता है कि इस ट्रैश से वो अपने हाथों से छुटकारा पाएगा। हमारे हीरो ने अपना सारा मनी मटीरियल्स पर खर्च कर दिया और कंप्लीटली ब्रोक है, तो वो अपने मटीरियल्स का यूज क्लम्प स्पिरिचुअल ची पिल को रिफाइन करने के लिए करता है। वो पिल लेता है। ये एक रफ मेथड है जो की को कंडेंस्ड और इम्प्योर छोड़ती है, लेकिन ये इस वर्ल्ड में यूजफुल होगी। इसके साथ वो फाइनली स्पिरिचुअल ची कल्टिवेशन के लेवल 2 पर पहुंच जाता है। ओवर द ईयर्स उसने इवॉल्व होने के लिए क्लाउड शैड मेथड का यूज किया। अब जिस स्पीड पर वो है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को बुलेट्स भी नहीं हिट कर सकती। उसने सारा स्पिरिचुअल फ्लूइड यूज कर लिया जो उसे फ्यूचर में और एडवांस होने के लिए मिला था। उसे और माना रिच मटीरियल्स की जरूरत पड़ेगी। फैकी के अकॉर्डिंग रायोडा में स्पिरिचुअल सोर्सेज है, लेकिन नॉर्मल रूट लेना डेंजरस होगा और वो लोकल इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट से बात करने वाला है जो फैकी ने उसे दिया था। कॉस्ट्स 2 मिलियन येन आती हैं और उसके करंट अकाउंट में उसके पास एक लाफेबल अमाउंट है। टीवी पर वो एक मिरेकल सिरिंज का ऐड देखता है जो आपको यंगर दिखाता है। ये पॉपुलर हो गया और हर डोज की बहुत मनी लगती है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि इस वर्ल्ड की विमेन यूथ के प्रति ऑब्सेस्ड है और उससे मनी मेक करने का एक चांस देखता है। 5 घंटे पहले वो शिजुरू के साथ डिनर कर रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो काउंसिलमैन सुगा की बेटी है। इसी वजह से उसकी सुपरिंटेंडेंट से सीधी कनेक्शन थी। सुगा ने कहा कि उसे एमसी से एक फेवर पूछना था, इसीलिए उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। उसने पूछा कि क्या वो सुगो बिल्डिंग से वाकिफ था। हमारा हीरो उसे नूमे शहर में सबसे बड़े कॉस्मेटिक्स हेडक्वार्टर्स के लिए जानता था। शिजुरू कहती है कि उसका फैमिली पूरी जगह का मालिक है। अगली रात वो अपनी माँ के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए गाला इवेंट होस्ट करेगी और वो हिरोटो को भी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है। वर्तमान में वापस सुगा बिल्डिंग में गाला टॉप पर शुरू होता है। हमारा एमसी जानता है कि अपनी करंट स्टेट में वो स्पिरिचुअल पिल्स नहीं बना सकता, सिर्फ एलिक्सर्स रिफाइन कर सकता है, तो वो ये लो लेवल कॉस्मेटिक करके अच्छा पैसा कमाएगा। जब वो पार्टी में अमीर औरतों को देखता है तो मौका उसके सामने ही होता है। शिजुरू के अंकल्स कहते हैं कि 30s की औरत अब यंग नहीं है और उसे सेटल हो जाना चाहिए, ये कहते हुए कि अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो वो अपनी बड़ी बहन मसामी जैसी ही बन जाएगी। अंकल मसामी को बताते हैं कि क्योंकि वो यंग थी तब सेल्फिश थी, अब जब वो ओल्ड है तो क्लान में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वो ये भी कहते हैं कि वो अनलकी थी और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। शिजुरू और उसकी माँ उस आदमी को चुप रहने के लिए कहती हैं। आखिर मसामी ही थी जिसने दादी के जाने के बाद उसे पाला था।
शिरू कहता है कि वो सबके भले के लिए ही कह रहा है और उन्हें शिरू के लिए जल्दी से जल्दी एक हस्बैंड ढूंढना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि उसे ओ क्लैन के किसी से शादी करनी चाहिए ताकि उनसे फ्रिक्शन ना हो। मिसामी कहती है कि उसके पास उस बात एक्सेप्ट ना करने के अपने रीजंस हैं, लेकिन वो अनोइंग आदमी उसे सेल्फिश कहता है और कहता है कि उसे अपनी यंग एज वाली ब्यूटी कभी वापस नहीं मिलेगी। तभी यामुरे वहां आता है और कहता है कि वो ये कर सकता है। वो कहता है कि शिरू ने उसे डैमेज्ड गुड्स कहकर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया। शिरू अपने रोटो पर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो कौन है। वो सिक्योरिटी के लिए बुलाना शुरू करता है जब तक शिरू बीच में नहीं आती और कहती है कि उसने उसे इनवाइट किया था क्योंकि उसने उसकी माँ को बचाया था। उसकी माँ उसको सीधे थैंक करती है उस टैलिस्मैन को बेचने के लिए जिसने उसकी लाइफ बचाई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट काइंड है और उसे कहता है कि उसे थैंक करने की जरूरत नहीं है। शुरू सोचती है कि वो किसी कॉन आर्टिस्ट के स्कैम में फंस गए थे और वो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ठीक हुई थी। उसका रोटो फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देता है एज अ रिसर्चर जो टाइम और वैल्यू पर फोकस्ड है। वो प्रेसिडेंट सुगा का बिजनेस पार्टनर भी है। सब सोचते हैं कि उसके लिए उसका पार्टनर होना और इस सेटिंग में होना कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के जरिए यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उस बॉक्स के अंदर उसका आंसर दिखाने का डिसाइड करता है जो उसने पकड़ा हुआ है। शिजुरू की आंट को ये फनी लगता है और वो देखना चाहती है कि वो किस तरह का ट्रिक करेगा। वो मसामी के पास जाता है, उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है। फिर वो उसे बॉक्स के अंदर वाला प्रोडक्ट लेने के लिए कहता है। शिजुरू चिल्लाना शुरू करती है, उसे उस कैची पिल में पॉइजन डालने का अक्यूज करती है। वो औरत पूछती है कि क्या ये पीना सेफ है। शुरू कहती है कि वो ट्रस्टवर्दी है और खुद पिल लेने का डिसाइड करती है। उसकी माँ भी ज्वाइन करने का डिसाइड करती है क्योंकि उस आदमी ने उसकी लाइफ बचाई थी। बिजनेसमैन कहते हैं कि रियल लाइफ में एलिक्सर ऑफ यूथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारा हीरो मसामी के कान में विस्पर करता है, पूछता है कि क्या वो फिर से यंग फील नहीं करना चाहती। वो रो देती है। सब आदमी उसे ओल्ड कहते हैं और उसकी एज के लिए इंसल्ट करते हैं। डिटर्मिन्ड होकर वो कॉन्फिडेंस के साथ पिल लेती है और उसे स्वॉलो करती है। सुगा फैमिली के अंकल्स को विश्वास नहीं होता कि उसने सच में ऐसा किया। ये देखकर कि कुछ नहीं हुआ, वो सोचते हैं कि ये पॉइजन था या सिर्फ एक स्कैम। शो अपनी उंगली पॉइंट करता है पूरा स्मग होकर, कहता है कि उसे पता था ये एक स्कैम है, जब तक कि अचानक मसामी के बाल और स्किन चेंज होना शुरू नहीं होते, पूरी तरह से अपने आप को एक यंगर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करते हुए। इससे सब पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स टोटल शॉक में रह जाते हैं। अमीर ओल्डर वुमेन उससे प्राइस पूछती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर करती हैं। वो और ज़्यादा ऑफर करना शुरू करते हैं जैसे कि ये एक ऑक्शन हो। फैमिली जानती है कि अगर उन्हें इसके राइट्स मिल गए तो वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री पर फिर से डोमिनेट करेंगे, लेकिन कंपनी डूब जाती है और अंकल उस औरत को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसका बिलियनर बनने का प्लान अब टोटली सेट है। कोसन ग्रुप प्रोडक्ट के राइट्स के लिए 4 मिलियन ऑफर करता है, फिर रिंको ग्रुप 20 मिलियन ऑफर करता है। शराइस कहता है कि वो शिजुरू का गेस्ट है और ये ऑक्शन नहीं है। सबको काम डाउन करने के लिए कहने के बाद वो उसके रोटो से बिजनेस बात करने जाता है। शेरी 30 मिलियन और सेल्स का 70-30 स्प्लिट ऑफर करता है, लेकिन सच में वो सेल्स का 70% चाहता है और हमारे एमसी को 30% के साथ छोड़ना चाहता है, कहते हुए कि होशीसु क्लैन के कनेक्शंस उसकी बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन शिरू कहती है कि होशीसु क्लैन के पास अब कनेक्शंस नहीं है। शेरी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो फैमिली है और उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। वो कहता है कि उसने फैमिली की बिल्कुल केयर नहीं की जब उसने दादी के 160 मिलियन गंवा दिए। ऊ क्लैन के फंड्स निकालते हुए बैंक लेटर्स डिमांड करता है और पूछता है कि क्या उन्हें लिस्ट करना चाहिए। शिजुरू की माँ पूछती है कि क्या उसने उसकी माँ की कंपनी बर्बाद कर दी। शिरो शॉक्ड होकर पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला। लड़की जानती है कि वो इवेंट में उसकी माँ का पैसा सूखने आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उनकी दादी के साथ किया था। वो कहती है कि वो अपने मनायक अंकल को 1 पैसा नहीं देगी जब वही प्रॉफिट प्लॉट कर रहा है। बिना कैपिटल के उसके पास वो 30 मिलियन भी नहीं है। जब वो उसे अपनी माँ को स्कैम करने की कोशिश करने का अक्यूज करती है, शिरो कहता है कि ये सच नहीं है। वो घुटनों पर गिर जाता है, भीख मांगता है और वर्स्ट सिबलिंग्स कार्ड खेलता है। अनॉयड होकर वो कहती है कि उसने उसे लेट डाउन किया और उसने उसकी कंपनी की हेल्प की क्योंकि उसने कहा था कि वो बदल गया। घुटनों पर बैठकर और खुद को ह्यूमिलिएट करते हुए वो कहता है कि उसने हमेशा उसकी हेल्प की और उसे कवर किया, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी सेल्फिशनेस को इग्नोर नहीं कर सकती। आखिर उसने उनकी माँ की लेगेसी डिस्ट्रॉय कर दी। वो चेयर से खड़ी होती है और उससे अपनी खुद की मेस क्लीन करने के लिए कहती है। शॉक्ड होकर शिरो पूछता है कि क्या वो उसे कंपनी के बिजनेस से कट कर रही है। शिजुरू उसे कोर्ट फेस करने और उसने जो किया उसके लिए बाकी की लाइफ पे करने का ऑप्शन देती है या अपनी कंपनी उसे 1 येन में बेचने का। सुगा यामोरे को बताता है कि इस पार्टी में रियल प्रोज हैं जो बिजनेस कर सकते हैं।
वो कहता है वो उन्हें हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलाएगा। 40 मिलियन उसके लिए ठीक है और उसे 80% रखना चाहिए और उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वहाँ सभी वल्चर हैं। हाइरोटो उस पर बिजनेस साइड को हैंडल करने के लिए ट्रस्ट करता है। फैंसी इवेंट के बाद वो कार में बैठती हैं और वो उसके घर जाते हैं। वो नोटिस करती है कि जगह बहुत बड़ी है और वो मॉडेस्टी से कहता है कि ये रेंटेड है। वो उसे राइड के लिए थैंक करता है क्योंकि इससे उसकी लंबी वॉक बच गई। तभी वो औरत कहती है कि वो फ्रेंड्स हैं और उसे थैंक करने की जरूरत नहीं। जब वो सरप्राइज होता है कि उसने उसे फ्रेंड कहा, शीजुरू फ्रेंडली स्माइल के साथ अपनी बात दोबारा कहती है। घर के रास्ते में हमारा हीरो इस पर सोचता है और रियलाइज करता है कि ये न्यू लाइफ इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जब वो अपना फ्रंट डोर खोलता है तो उसे केचप का पडिल दिखता है और उसका डॉग मारा पीटा हुआ लगता है। जिस मोमेंट वो पहुंचा, कुसाई ने भेजा हुआ थग उसे कॉल करता है और उसे वॉर्न करता है कि वो एक औरत के साथ आ रहा था। कुसाई सोचता है कि ये परफेक्ट है और उन्हें औरत को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। वो सोचता है अगर उसे डिस्पेयर का टेस्ट मिलता है तो लॉर्ड सुमा सैटिस्फाइड होंगे। वो होप करता है कि उसे वो प्रेजेंट पसंद आएगा जो उन्होंने छोड़ा। हमारा हीरो छोटे वाले की तरफ दौड़ता है और नाइफ निकालता है। वो अपना हीलिंग टैलिस्मन फेंकता है और नोटिस करता है कि वो सांस ले रहा है और वो उसे इस आइटम से बचा पाएगा। लेकिन ठीक उसके ऊपर एक आदमी सीलिंग से लटक रहा है जिसके मुंह में नाइफ है। वो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एमसी डॉज करता है, काउंटर करता है, दूसरे थग्स को शॉक में छोड़ते हुए। अपने डॉग को छुपने के लिए कहता है। फिर वो बाकी थग्स की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो एक एक करके नीचे गिरना चाहते हैं। सब उस पर एक साथ रश करते हैं लेकिन हमारा जॉन विक पहले वाले को गिरा देता है। एक और अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर जाता है। उसका आर्म मेस्ड अप हो जाता है और फिर वो एक मेमोरी में बदल जाता है। थग्स प्लान्स चेंज करते हैं और फायर आर्म्स पकड़ते हैं उस पर शूटिंग शुरू करने के लिए। लेकिन अभी बुलेट्स भी हमारे लड़के को टच नहीं कर सकती। इस दौरान वो साइको ब्लॉन्ड कुछ नास्टी स्टफ करने के लिए टूल्स पकड़ना शुरू करता है। वो शीजुरू के पास जाता है जो डर से रो रही है। साइको पूछता है कि क्या वो सच में शीजुरू सुगा, केंजी सुगा की डॉटर है। अचानक उसे अपने फ़ोन पर कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके सभी अंडरलिंग्स हार गए हैं। वो स्टंड हो जाता है ये जानकर कि वो हेरिड-रोटो को नहीं हरा पाए। जब वो यामुरी की वॉइस सुनता है, वो कहता है कि वो सच में लोगों को सरप्राइज करना जानता है। ब्लॉन्ड हमारे एमसी को वॉर्न करता है कि उसने सुगा फैमिली की डॉटर को किडनैप किया है। हमारा हीरो कहता है कि वो वहाँ के रास्ते में है और उसे कहता है कि उसके साथ कुछ ना करे और इनोसेंस को इसमें ना घसीटे। फ़ोन पर काय हमारे एमसी को उसके प्लान्स खराब करने के लिए कर्ज करता है और कहता है कि उसके पास 40 मिनट्स है। यामुरी फ़ोन को अपने हाथों में क्रश करता है बहुत गुस्से में और हाशिमोतो को ढूंढने का प्रॉमिस करता है। काउसे इस वीडियो के लिए एक ट्रेलर फिल्म करने का प्लान करता है। वो उसके मुंह से टेप निकालता है और उसके गार्ड्स उसके डोर पर बैंग करना शुरू करते हैं। अनॉयड होकर वो पूछता है कि इमरजेंसी क्या है और उसके गार्ड्स उसे बताते हैं कि वेयरहाउस में फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। काउ ने उनसे वेयरहाउस के अलार्म्स हटवाए थे अगर पुलिस वहां आती तो। उस मोमेंट वो औरत अपनी आंखें बंद करती है क्योंकि वो एग्जॉस्टेड है, जब तक अचानक गार्ड्स इम्पैक्ट से उड़ते हुए चले जाते हैं। कोई स्ट्रेंथ बची ना होने पर वो औरत हेरोरोटो यामोरी को कॉल करना शुरू करती है, ये अज्यूम करते हुए कि वो वही है। 1 घंटा पहले फुनाकी रात के बीच में रियो को एक इंट्रोडक्शन लेटर डिलीवर करने गया। उसे फ़ोन पर कोई आंसर नहीं मिला और वो अपनी बाइक उस एड्रेस पर रोकता है जो सही होना चाहिए। फुनाकी सोचता है कि क्या वो यामोरे के घर के सामने खड़ा है। फिर वो हाशिमोतो को बताते हैं कि हिरोटो यामोरे घर वापस आ गया है और फुनाकी ये सुनता है। वो उनके पीछे जाता है और उन थग्स को देखता है जो आरएमसी को टेकआउट करने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने उस दौरान औरत को भी कैप्चर कर लिया था और उसे कार के अंदर रख दिया। फुनाकी ने देखा काउसे ने क्या किया। हिरोटो के वुमन को किडनैप किया और उसे मारने की कोशिश की। उसके घर पर असासिन्स भेजे। उसने उस कार को फॉलो करना शुरू किया जो सुगा को ले गई थी और प्रोटैगनिस्ट को कोऑर्डिनेट्स भेजे। इस दौरान उसने उसके घर में मौजूद एक असासिन को इंटेरोगेट किया और उससे सब कुछ उगलवा दिया। हिरोटो फुनाकी से फेवर पूछता है, उसे अपने फ्रेंड को वहां से निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो ब्लॉन्ड गाय को अपने हाथों से टेकआउट करना चाहता है। काओ अपने गार्ड्स पर फ्यूरियस है क्योंकि उसने डिमांड किया था कि वो वेयरहाउस के फायर अलार्म्स काट दे। वो कहता है वो चेक करेगा क्या हो रहा है और उन्हें गार्ड पर रहने को कहता है, जबकि फुनाकी ऑलरेडी उस जगह में घुस चुका है। उसके सिक्योरिटी गाइज गर्ल्स के किडनैपिंग और उसकी डिमांड्स के साथ इस पूरी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करते हैं, जब तक वो बफ गाय का अराइवल नोटिस नहीं करते जो स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है। वो पूछते हैं कि वो कौन है और वो वहाँ क्या कर रहा है। अपने फेस पर क्रीपी लुक के साथ वो उन्हें पेशेंट रहने को कहता है और अपनी कोलोसल स्ट्रेंथ से उन पर अटैक करता है। वो गार्ड्स को फेंक देता है और उन्हें अपने फिस्ट से फिनिश कर देता है। उस रूम में पहुंचकर जहां सुगा है और उसके हिरोटो समझने के साथ फुनाकी जानता है कि याया मोरेई का उस पर एक कर्ज है और वो आदमी औरत को वहां से ले जाता है। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर औरत को अपने शोल्डर्स पर उठाकर
इससे पहले कि वो रियलाइज करें कि वो क्या कर रहा है। कार उसके सामने वाले डोर के पीछे गार्डन में है और वो जानता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम जल्दी चेक करेंगे, जब तक अचानक उसे लेग में एक प्रोजेक्टाइल शॉट लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है, औरत को छोड़ते हुए। का कहता है कि उसकी शूटिंग एक्यूरेसी जरा भी कम नहीं हुई है और वो शॉट ब्रिलियंट था। फुनाकी सोचता है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और वो अभी तक ऐसे कैसे पकड़ा गया। हाशिमोटो कहता है कि उस लड़के में बहुत नर्व्स थे उसके मैंशन में ऐसे दिखने के। बफ गाय और का बहुत टाइम से एक दूसरे को नहीं मिले हैं और वो इस बात को याद करते हैं। का सोचता है कि आज ग्रेट है क्योंकि सभी वहां उसके द्वारा पनिश होने के लिए आए हैं। ये उसे सिचुएशन पर एक्साइटमेंट के साथ ट्रेम्बल कराता है। फुनाकी सोचता है कि वो गलत है और वो ये नहीं कहेगा उसके द्वारा टेकआउट होने के बाद। इस दौरान बाहर हमारा हीरो पहुंचता है और गार्ड्स उसकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं। वो इंपोजिंग दिखता है, कितना एंग्री है उसकी वजह से रेड ऑरा देता हुआ। गार्ड्स पूछते हैं कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकते हैं और प्रोटैगनिस्ट उन्हें ऑलरेडी एक वर्ड भी बोले बिना हिट करता है। वो एक गाय का फेस स्मैश करता है और वो उड़ता हुआ जाता है और फ्रंट गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो अगला उस पर आता है वही होता है और वो एक ही वार में जीत जाता है। फिर वो बिना ज्यादा मुश्किल के उन सबको एक साथ मार गिराना शुरू कर देता है। उसी पल फुनाकी को सभी गार्ड्स का सामना करने में मुश्किल होती है और वो घायल होने लगता है। वो सोचता है कि उसे ये काम नहीं लेना चाहिए था और वो एक लड़की को भी नहीं बचा पा रहा है। का कहता है कि उस आदमी को मारने के बाद वो उसके बच्चों और बीवी को दूसरी तरफ भेज देगा ताकि वो उसके साथ रह सके, लेकिन पहले वो साइकोपैथ उन्हें टुकड़ों में देने की प्लान बनाता है। तभी सामने का दरवाजा एक धमाके से खुल जाता है और हाशिमोटो बात करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि ये किसने किया और धुएं के पीछे एक सिल्हूट दिखाई देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रीपर ने उसे कॉज को अंडरवर्ल्ड ले जाने के लिए भेजा है। फुनाकी कहता है कि बच्चे ने काफी देर लगा दी और अपने पार्टनर को एक हीलिंग टैलिस्मैन देते हुए कहता है कि ये पिछली बार की तरह ही काम करेगा। गार्ड्स और हाशिमोतो अपनी बंदूकें चलाना शुरू कर देते हैं और प्रोटैगनिस्ट भागने लगता है। गोलियों से बचता है क्योंकि सेकंड स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ गोलियां बेकार हैं। काउज उसकी स्पीड से हैरान है और उसके तुरंत बाद 2 और नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो ब्लॉन्ड लड़का डर जाता है और पिछले दरवाजे से भागने लगता है। हाशिमोतो को ये उम्मीद नहीं थी और वो भी भागना चाहता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स क्लैन मेंबर की तरह चलता है। हताश होकर वो एलिवेटर का बटन दबाने लगता है ताकि वो जल्दी आए और वो बच सके। एलिवेटर नहीं आता और उसका एक गार्ड दरवाजे से टकराकर गिर जाता है, जिससे वो ब्लॉन्ड लड़का हैरान रह जाता है। हिरोटो को शांत होने को कहता है, इशारा करते हुए कि जो उसे खत्म करना चाहता है वो लॉर्ड इमा है और काउज उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है। हमारे हीरो ने उसके बारे में कभी नहीं सुना और कहता है कि वो ब्लॉन्ड लड़का चाहेगा कि वो जिंदा ना होता, इतना वो सफर करने वाला है। डरकर हाशिमोतो कह देता है कि एल्डर जॉय उसे मार डालना चाहते हैं क्योंकि वो अमितानी क्लान की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो गया था। एमसी अपनी यादें खोजता है लेकिन सेत्सु अमितानी के साथ उसकी कोई याद नहीं थी, इसलिए वो सोचता है कि ये एक सेटअप हो सकता है। काउस कहता है कि सिर्फ अमितानी क्लान ही ये सब सेटअप कर सकता था और हिरोटो को उसे जाने देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। कहता है कि अमितानी क्लान बहुत पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड है। काउस कहता है कि अगर वो उसे जाने देता है तो वो उसकी अच्छी तारीफ करेगा और वो इसकी वैल्यू बाद में रियलाइज करेगा। हिरोटो सोचता है कि वो किसी काम का नहीं है और उसके चेहरे पर एक ब्रूटल पंच मारता है जो उसे जमीन में घुसा देता है और फिर उस बड़े इंपैक्ट से उससे घसीटता है उस जगह का दरवाजा तोड़ता हुआ। हमारा हीरो उन औरतों को ढूंढता है जिन्हें उसने किडनैप किया था। एक चाकू उठाकर उनकी तरफ चलता है लेकिन वो उन सबको उन बंधनों से आज़ाद कर देता है जो उन्हें पकड़े हुए थे, कहते हुए कि वो खुद उसे उसकी वैल्यू समझाएंगी। वो चाकू उनके सामने ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है कि औरतें डिसाइड करती हैं कि वो उसके साथ क्या करेंगी। हाशिमोतो घायल ये कहने की कोशिश करता है कि उसके पास वैल्यू और पैसा है एमसी की हेल्प करने के लिए, लेकिन यामुरई को परवाह नहीं है और औरतें चाकू पकड़कर उसके पीछे जाती हैं, कहते हुए कि उन्हें उसके पैसे नहीं चाहिए और उनकी एक ही पेमेंट है उसे मरा हुआ देखना। उसके बाद वो रीइंकार्नेटेड लड़का सुगा को अपने ग्रीन टैलिस्मैन से हील करता है। हमारा हीरो फाकी को जाने को कहता है। आखिर उसने कॉप्स को कॉल किया था और वो पहले ही रास्ते में है। वो कहता है कि वो उसे पुलिस को सौंपने और ये इंश्योर करने के बाद कि वो सेफ है तुरंत वापस आएगा। फाकी जानती है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी उसे ज़रूरत है और उसकी नेक्स्ट मूव जानना चाहती है। हमारा हीरो कहता है कि वो आइमा क्लैन की इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे हीरो ने हाशिमोतो को हराया लेकिन सूमा अभी भी कहीं बाहर है, तो उसने हार्ट ट्रेनिंग शुरू की और वो उसकी लोकेशन जितनी जल्दी हो सके ढूंढेगा और उसे नीचे गिरा देगा। अचानक कोई डोरबेल बजाता है और वो सोचता है कि इस वक्त कौन है। उसे प्रेसिडेंट सूगा से इन्विटेशन मिलता है जिसमें मैसेज है कि वो तभी निकलेंगे जब उसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। वो नहीं समझता कि लीव से उसका क्या मतलब है। वो उसे कॉल करता है कहते हुए कि उसे इन्विटेशन मिल गया है और पूछता है कि सूट किस लिए है। वो उसे इन्विटेशन के अंदर देखने को कहती है और उसमें दिखता है कि ये हाशिसु फैमिली द्वारा होस्ट की गई एक पार्टी होगी। हमारा एमसी हैरान है कि उसे हाशिसु पार्टी में इनवाइट किया गया। शिजुरु कहता है कि एक्स यूरान पिल बेचना उन्हें फैमिली के करीब लाएगा और वो नुमे सिटी के फार्मा मार्केट पर डोमिनेट करेंगे।
इसके ऊपर ऐसा लगता है कि उसकी एक्स फियांसे इवेंट में होगी। वो रियलाइज करता है कि ये सेत्सु है, अटानी क्लैन की यंग मिस्ट्रेस। तो वो सूट पहनता है और हाशिसु फैमिली पार्टी में जाता है। वो मिस्टर पियर्स और एक कितारो को नोटिस करता है, जो केंटा ग्रुप का हिस्सा है, सिटी के बिजनेस वर्ल्ड के बड़े लोग। हमारा एमसी पूछता है कि क्या वो भी आज रात हाशिसु के करीब आना चाहते हैं। भले ही वो एक प्रेस्टीजियस फैमिली में पैदा हुआ था, उसे नहीं पता कि वो कितने बड़े हैं। बिजनेस के लिए कनेक्शंस बनाने की डेस्परेट में इस पार्टी में आए थे। उस पल हाशिसु फैमिली का हेड आता है, अमातानी सेत्सु। हमारा रीइनकार्नेटेड लड़का नोटिस करता है कि उसके आसपास स्पिरिचुअल ची है। वो सोचता है कि क्या वो हारोतो की एक्स फियांसे के बॉडी की ओरिजिनल ओनर है। हाशी नाना, फैमिली लीडर, सेत्सु के बगल में है और एमसी को शक है कि वो भी रीइनकार्नेटेड है। वो सोचता है कि क्या वो एक कल्टिवेटर है और क्या उसके पास इस दुनिया में भी यूनिक कल्टिवेशन मेथड्स हैं। वो सोचता है कि वो पक्का बहुत कॉन्फिडेंट होगी। आखिर वो अपनी चीज छुपा नहीं रही है। अगर वो है तो उसे एस के बारे में पता होगा और वो बाद में पूछेगा। शिजुरू अपनी मौसी से बात करने जाता है और उसके लुक्स की तारीफ करता है, कहते हुए कि वो बहुत अच्छी लग रही है। नाना पूछती है कि उसकी माँ कैसी है। आखिर उसने सुना था कि वो कोमा से जाग गई है और ठीक लग रही है। शिजुरू उसकी चिंता के लिए थैंक करता है और सेगा कहता है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो कहता है कि उसने अपनी माँ के लिए श्वान पिल खरीदी है और उन्हें अपने हाथ में लेटेस्ट मॉडल दिखाता है। वो उसे पिच करता है, कहते हुए कि ये आपको हमेशा ब्यूटीफुल रखता है। और नाना ने पिल बारे में र्यूमर्स सुने हैं। लोग पता करते हैं कि ये लास्ट पिल अवेलेबल है और इसकी प्राइस इनसेन है। नाना नोटिस करती है कि क्वालिटी अच्छी है और इसलिए इसे स्पिरिचुअल पिल्स का पिनिकल कहा जाता है और ये और कहीं सेल के लिए नहीं है। वो पूछती है कि पिल किसने रिफाइन की और हिरोटो अपने फ्रेंड और पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है। जब सेत्सु हिरोटो याईमोरे का नाम सुनती है, वो हैरान रह जाती है। नाना हैरान है क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी और अब वो बहुत बड़ा हो गया है और एक आदमी बन गया है। वो कहती है कि याईमोरे क्लैन में टैलेंट की पहचान नहीं है। आखिर लड़के ने इतनी कम उम्र में ही पिल रिफाइन कर दी थी। सेत्सु गुस्से में कहती है कि उसकी स्किल्स इस फैमिली के लिए यूजफुल नहीं होंगी क्योंकि उनके स्टेटस के हिसाब से उन्हें कल्टीवेशन टेक्निक्स चाहिए, बिल्कुल जैसे एमसी ने एक्सपेक्ट किया था। एक प्रेस्टीजियस फैमिली ने माना कल्टीवेशन मेथड्स को पहले ही मास्टर कर लिया है, भले ही वो उसके वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत खराब हों। नाना पूछती है कि उसका मास्टर कौन है, जिसे हमारे हीरो को एक रेड हेड औरत याद आती है, लेकिन वो कहता है कि ये सिर्फ एक हॉबी है और उसका कोई मास्टर नहीं है। और जब वो और कुछ कहने वाला होता है तो एक आदमी उसे रोक देता है, जो उसकी आंट नाना से बात करने आता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो बताते हैं कि वो सुमा फैमिली का पार्टनर है और पिछले साल केजू की पार्टी में था। नाना उसके आने से खुश है और उस आदमी को जो कहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अलर्ट रहता है क्योंकि उसे अपने दुश्मन की कही बात याद है। वो आदमी कहता है कि सेत्सु उससे नाराज हो जाएगी अगर उसने नाना के बर्थडे पर कुछ गलत किया। नाना सुगा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस को शिजुरू से मिलवाती है। जब वो पूछता है कि वो कौन है तो सुमा जो उसकी खूबसूरती से मोहित हो जाता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। फिर वो कमेंट करता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं और पूछता है कि वो कौन है। उसे नोटिस नहीं हुआ कि वो प्रिटेंड कर रहा है और सोचता है कि वो कब तक डम बनने का प्लान बना रहा है। हाशिमोटो के मुताबिक सुमा जो सपोजिडली एक कल्टिवेटर है, लेकिन जब वो उसे इनर आईक्यू के स्कैन करने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वो आदमी खाली है। हैंडशेक के बाद जो कहता है कि हिंदी याईमोरे से मिलकर खुशी हुई। फिर वो सेत्सु को ग्रीट करता है और हमारा एमसी उसे अजीब लगता रहता है क्योंकि जब वो बात कर रहे थे तो उसे कोई फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं हुई और वो सोचता है कि वो आखिर कल्टिवेटर नहीं है। यहाँ तक कि जब उसने उसका नाम सुना तो सुमा से कोई किलिंग इंटेंट आती महसूस नहीं हुई। डिनर होता है और सभी लोग तैयार होकर एक ही टेबल पर खाना खाते हैं। कोई फैंसी आदमी सबको खाने के बाद हॉल में डांस करने के लिए इकट्ठा होने को कहता है। कपल धीरे धीरे डांस करना शुरू करते हैं और बाथरूम में एमसी अभी भी जो के कल्टीवेटर ना होने के बारे में सोच रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे धोखा मिला है और ब्लॉन्ड लड़के के पास उसके साथ ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। कोई रैंडम आदमी आता है और शिजुरू को डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। कोई उसे बताता है कि शिजुरू सुगा क्लैन की यंग मिस्ट्रेस है और उसके साथ डांस नहीं करेगी। हर कोई जो उससे पूछता है रिजेक्ट हो जाता है। कटागिरी फैमिली का भी उससे रिजेक्ट हो गया। जब वो आदमी इस बारे में बात कर रहा होता है कि वो किस तरह के आदमी को एक्सेप्ट करेगी तो वो हैरान रह जाता है। उसका दोस्त उस सीन की तरफ इशारा करता है जिसने बॉल में सबको शॉक कर दिया है, शिजुरू का हीरो यायामोरे को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करना। इसी बीच जो पार्टी से निकलकर लिमूजीन में बैठता है। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि किसी को पास ना आने दे। वो मान जाते हैं और सुमा गाड़ी चला देता है। गार्ड्स सोच रहे हैं कि जो और कोई और प्राइवेट में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सुना है कि जो के गार्ड्स आखिर में अपना दिमाग खो देते हैं और बाद में अपने फैमिलीज को भी नहीं पहचानते।
उन्होंने सुना है कि गार्ड्स दिन ब दिन बदल दिए जाते हैं और पिछला वाला अचानक गायब हो गया। सुमा को थप्पड़ पड़ता है और उसे सेत्सु के सामने दूसरी औरत का हाथ पकड़ने के लिए डांटा जाता है। वो आदमी माफी मांगता है, लेकिन गोल्डन रिंग्स वाला एक आदमी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ जिंदा रखेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अभी भी थोड़ा सा यूज है। लेकिन अगर वो एक सिंपल टास्क को हैंडल नहीं कर पाता जो वो मांगने वाला है, तो उसे जल्दी ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये ओरिजिनल सुमा जो है, क्लैन का डिसेंडेंट, वो इम्पोस्टर नहीं जो में गया था। असली लॉर्ड जो कार से निकलता है और 2 गार्ड्स को अपने पीछे हॉल तक आने को कहता है। गार्ड्स ने नोटिस किया कि अफवाहें सच थीं और सुमा के साथ कार से सिर्फ एक ही आदमी निकला। वो सोच रहे हैं कि लिमुजीन में क्या हुआ, और हम देखते हैं कि डिस्गाइज जो पीछे की सीट पर बंधा हुआ और पूरी तरह से रोका हुआ है। पार्टी में वापस असली जो सेत्सु से माफी मांगता है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसे उसे निपटना है। वो नोटिस करता है कि शाइजर सुगा एक आदमी के साथ डांस कर रही है और उसे यकीन नहीं होता। आखिर उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा जिसके साथ वो अभी डांस कर रही है। दोनों पियानो की मेलोडी पर डांस करते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे वो एक दूसरे को प्यार से देख रहे हों, जब तक हमारा एमसी उसे अपने शरीर के और करीब खींचता है और वो कहती है कि वो बहुत अच्छा डांस करता है। वो कहती है कि अगर वो जुयन पिल को होशिसु क्लैन को बेचना चाहते हैं तो उसे पार्टी के वाइब में फिट होना होगा। बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने बॉलरूम डांसिंग सीखा था और कल्टीवेशन की सेकंड स्टेज की वजह से उसका बैलेंस फ्लॉलेस है। नाना पूछती है कि क्या सेत्सु को लड़के की इनसेन डांसिंग स्किल बारे में नहीं पता था, और वो कहती है कि भले ही वो एक अच्छा डांसर है, वो अभी भी सिर्फ एक कॉमनर है। नाना नोटिस करती है कि लड़की सब कुछ ध्यान से देख रही थी। जोमोरे नोटिस करता है कि यामोरे में डांस का टैलेंट भी है। सुमा नाना को बताता है कि वो अभी हिरोटो से मिला और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आमा क्लैन की पावर होने के बावजूद नाना पूछती है कि क्या वो एक रेनेगेड चाइल्ड के पास्ट में नहीं देख सकता। सुमा कहता है कि वो नाओमी सिटी में ट्रबल नहीं करना चाहते क्योंकि ये होशिसु क्लैन का टेरिटरी है। नाना सोचती है कि मीन्स मैटर नहीं करते, आखिर हिरोटो की एल्केमी के लिए एप्टीट्यूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो बस उसके पोटेंशियल को क्लैन के फ्यूचर से जोड़ना चाहती है। वो उसे अब और दुनिया में ऐसे ही घूमने नहीं देना चाहती। सुमा सोचता है कि नाना उसे धमका रही है और अगर सेत्सु वहां नहीं होती तो उसने उसे बहुत पहले ही रास्ते से हटा दिया होता। और वो सोचता है कि हिरोटो यामोरे जैसी ट्रैश के साथ क्या करे। गेस्ट्स एमसी के बारे में गॉसिप करना शुरू करते हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ को परेशान कर रहा है, जो उसी पल कहती है कि वो जा रही है। वो यामोरे के पास जाती है और कहती है कि वो जानती है कि वो क्या सोच रहा है, और जैसे वो बॉक्स में आखिरी कुकी हो, वो झट से बोल देती है कि उस करीब आना बेकार है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ब्लू हेड लड़की किस बारे में बात कर रही है। नाराज होकर लड़की सोचती है कि पिल्स रिफाइन करने से वो अमीर नहीं बनेगा और सिर्फ उसके लिविंग एक्सपेंसेस ही पूरे होंगे। हमारा हीरो वाइन का एक सिप लेता है और जवाब नहीं देता, जबकि वो उसे खुद पर फोकस करने को कहती है, ना कि उस पर। हितो ने तेज जवाब दिया, पूछा कि वो उस छोटी सी स्पीच में किसके बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि जो स्पिरिचुअल चीज वो निकाल रही है वो जानबूझकर नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानती। लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। उसने उसे चेताया कि जबरदस्ती कल्टीवेशन करने से एब्सॉर्प्शन तेज हो सकता है, पर यह उसका शरीर बर्बाद कर देगा। वो पूछती है कि एक मामूली इंसान को यह कैसे पता हो सकता है, और एमसी कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। लड़की उसके बेमतलब के इल्जाम पर विश्वास करने को तैयार नहीं लगती। हितो उससे कहता है कि वो जो चाहे मान ले और उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मना करती है और अपना शरीर खो देती है। आखिर लड़की के पास वक्त कम है और वो मदद करना चाहता था। वो इसे एक बिजनेस डील समझ सकती है और उसकी उससे एक रिक्वेस्ट है, उसे जो से कुछ पूछना है। जब वो उसके कान में अपनी बात फुसफुसाता है तो वो जेलस लड़का दूर से गुस्से में देखता रहता है। पार्टी के अंत में सारे कपल्स अपनी कार्स की तरफ निकल जाते हैं। नाना उन दोनों के पास पहुंचती है जब वो साथ निकल रहे होते हैं। वो जुयुआन पिल में इंटरेस्टेड है और उनसे थोड़ी देर बात करने के लिए कहती है। ये देखकर कि वो खुद बात करने आई है, उसने सोचा कि उसे सिर्फ पिल से ज्यादा कुछ चाहिए। वो कहती है कि प्रोटैगनिस्ट और सुगा में काफी कुछ कॉमन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके अंकल ने उसकी पूरी लाइफ डिसाइड करना शुरू कर दिया था। खुशकिस्मती से उसे एक कल्टीवेटर के रूप में पहचाना गया और उसने उन जंजीरों को ढीला कर दिया जो उसे बांधे हुए थे। अब एमसी समझ गया कि लड़की का शरीर बेसिकली खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्पैन को एक हायर कल्टीवेशन फाउंडेशन के लिए ट्रेड कर रही है। नाना उसे ये इसलिए बता रही है क्योंकि उसने सेत्सु की मदद करने के लिए सब कुछ किया, पर उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल शिजुरू की माँ की तरह मैडम पर कुछ असर नहीं करता, इसलिए वो हमारे हीरो की मदद चाहती है लड़की को बचाने के लिए। आंट नाना ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और अपने रोटो पर डॉक्टर से ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। भले ही ये सच है कि वो पिल्स के अलावा टैलिस्मन्स भी रिफाइन कर सकता है, उसे एहसास होता है कि जिसके बारे में वो लेजेंडरी बिजनेस कल्टीवेटर की बात कर रहे थे वो वही था। हमारा हीरो इसकी तुलना रूई कॉन्टिनेंट से करता है, जहां कल्टीवेशन मेथड्स प्रिमिटिव थे। उसके अलावा नाना उस पिल में भी इंटरेस्टेड है जो वो कैरी कर रहा है और होशिसु क्लैन की तरफ से उसके साथ बिजनेस करना चाहती है।
आंटी के कंट्रोल में होने से पिल से होने वाला प्रॉफिट्स 10 गुना बढ़ गया। सुगा के अनुसार आंटी सेत्सु की मदद के लिए रिक्वेस्ट को ऑफिशियल करती है क्योंकि वो एक काइंड, डेलिकेट लड़की है जो बचाए जाने लायक है। जब शादी अनल्ड हुई तो उसने एक बार विद्रोह किया और ये इन्फॉर्मेशन एमसी को सरप्राइज करती है। सूमा मैंशन के बाहर आता है और आंट नाना से टकराता है। जाने से पहले अपना सम्मान देने के बाद वो यामोरी और शिजुरू को उनके साथ देखता है। वो हमारे हीरो को थैंक्स कहता है और हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कहता है कि अगर उनके रास्ते फिर मिले तो उसे खुशी होगी। उसके रोटो कहता है कि उसे भी वैसा ही लगता है और वो जल्दी ही फिर मिलेंगे। जिस पल एमसी सुमाजो का हाथ पकड़ता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे उससे बहुत सारा स्पिरिचुअल ची रेडिएट होता हुआ महसूस होता है, पहले से अलग। उसके बाद जो लिमोजीन में बैठता है और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ये मैडम सेत्सु की तरफ से एक गिफ्ट है। जब वो सेत्सु का गिफ्ट खोलता है तो उसे एक बटरफ्लाई ओरिगामी मिलता है और वो सोचता है कि इसका क्या मतलब है। उसे फर्क नहीं पड़ता और वो फेक सुमा से कहता है कि वो उसे उसके लिए संभाल कर रखे और बिना परमिशन के ना खोले। उसने नोटिस किया कि हिरोटो पहले जैसा ही चैश है। वो अपनी रिंग पहनता है और उससे बिजली निकलने लगती है। फिर वो एमसी के करीब सभी को वेट करने को कहता है क्योंकि वो उसके अपने हाथों से मरने वाले हैं। इसी बीच इम्पोस्टर बटरफ्लाई ओरिगामी वाला बॉक्स पकड़े हुए है जो हरा चमक रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये सब सुन रहा था। हम एक दूसरी जगह जाते हैं जहां नाना कुछ फूलों का एनालिसिस कर रही है, जब तक अचानक कोई आता है और उसका ध्यान खींचता है और वो तेजी से मुड़ती है। एक स्पिरिचुअल ची रेडिएट करता हुआ आदमी कहता है कि उसे 100 हर्ब सेक्ट के जीनियस से यही उम्मीद थी। अपनी गंभीर चोटों और कल्टीवेशन बर्बाद होने के बावजूद उसकी स्पिरिचुअल ची को सेंस करने की एबिलिटी अब भी पहले की तरह शार्प है। नाना पूछती है कि ये कल्टीवेटर मंक कौन है जो अचानक कहीं से भी आ गया। अगर वो सिर्फ एक दुश्मन है तो उसकी प्लान है भागने की और लड़ने की नहीं। मंक जानता है कि वो होशिसु क्लैन की लीडर है और उसे यकीन है कि वो भागने का प्लान नहीं कर रही है। जैसा कि कहावत है, एक शेर खरगोश का शिकार करते वक्त भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसकी एबिलिटीज कम होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। नाना नोटिस करती है कि वो कॉशियस हो रहा है और पूछती है कि उसका वहाँ क्या गोल है। मॉन्क चाहता है कि वो उनके साथ चले और कुछ भी बेवकूफ़ाना करने की कोशिश ना करे। एक और मॉन्क आता है और सोचता है कि उसकी बाहें और टांगे तोड़ना आसान होगा। नाना एक ऐसे प्लांट को छूती है जो एक अजीब एनर्जी छोड़ता है। वो कहती है कि वो उन्हें ठीक से एंटरटेन करना पक्का करेगी। पतला मॉन्क अपनी नाक और मुंह कवर करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि हवा में वो पर्पल डस्ट क्या है। मोटा मॉन्क अपना मुंह कवर करता है और नोटिस करता है कि ये जहर है। जब तक वो ग्रीन हार्ट ग्रास अपने मुंह में रखती है, जहर का असर उस पर नहीं होगा। ये जहर उसे सोचने के लिए कुछ वक्त देगा कि क्या करना है और वो भागने की कोशिश करेगी जब तक वो ऐसा कर सकती है। पर एक लाल आंखों वाली काली छाया उस पर झपटती है और उसे पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि सूट में जो आदमी आया वो सीक्रेट शैडो कल्ट से है। आदमी कहता है कि ये सच है कि वो हिडन शैडो सेक्ट से बिलोंग करता है और उसने उस दिन 100 हर्ब्स के सेक्ट को बर्बाद कर दिया था। नाना कहती है कि वो दिन अभी तक नहीं आया है और अभी उनका खुद को रिवील करने का कोई तरीका नहीं है। जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो जो देखती है उससे रह जाती है। याना मोरी के चेहरे के साथ आमाजो कहता है कि वो होशु क्लैन की लीडर को खत्म करने वाला है। इसी बीच गार्ड्स शिफ्ट चेंज का यूज़ खाने और आराम करने के लिए करते हैं। वो इस बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं कि वो क्या खाएंगे और मास्टर जो क्या खाना चाहेंगे। रूम से निकलते हुए वो शैडो क्लाउड स्टेप्स का यूज़ करता है। वो हरे बटरफ्लाई के साथ आमाजो के रूम में एंटर करता है। वो हरे बटरफ्लाई को जाने देता है ताकि वो अपने टारगेट की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सके। उसने नोटिस किया कि वो आदमी उस जगह के अंदर नहीं है। इसी बीच नकली जो एक कमरे में इंस्टेंट नूडल्स खा रहा है और शो देख रहा है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे ये खराब बर्ताव सहना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुमुजो जैसा दिखता है। उसे वो धमकियां याद आती हैं जो उसे असली जो से मिली थी अगर किसी को उनके स्कैम के बारे में पता चलता, कहते हुए कि वो सिर्फ एक नकली है जिसे उसने जिंदा रखा है और वो कभी असली इंसान नहीं बनेगा। परेशान होकर वो उस ऑर्डर को ना मानने का फैसला करता है कि वो उसे दिए गए डब्बे को ना खोले। तो वो उसे खोलता है और हरा ओरिगामी बटरफ्लाई कमरे में उड़ने लगती है। नकली को समझ नहीं आता कि वो क्या है और उसके पीछे एमसी आ जाता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना और अब समझ गया कि उसे कोई स्पिरिचुअल आईक्यू क्यों महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वो करीब आता है वो कहता है कि वो नकली है और पूछता है कि असली जो कहाँ है। कहीं और हम देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्राज एमसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और वो चलते हुए सोच रहा है कि इस दुनिया में एक स्पिरिचुअल वेसल है
इसका मतलब है कि कोई बहुत ताकतवर आदमी इन फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कमजोर एनर्जी वाली दुनिया में ऐसा वेसल बनाना नामुमकिन होना चाहिए। लेकिन अगर सुन्ना फैमिली के पास स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है तो कहानी बदल जाती है। जैसे ही वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो र्यूजा का सोर्स जितनी जल्दी हो सकेगा ढूंढेगा और लेवल अप करेगा। गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें बहुत देर तक इंतजार कराया। वो कहते हैं कि किसी ने उन्हें उसे हराने के लिए बहुत पैसा दिया है और वो उससे पहले थोड़ा परेशान करना चाहते हैं। लेकिन जब एमसी उन्हें गुस्से से घूरता है तो वो लोग पहले ही कांप रहे होते हैं। उनका डर दूसरों को उस पर हमला करने को कहता है और वो सब हरोटो की तरफ दौड़ते हैं, हाथ में हथियार लेकर। गैंग लीडर सोचता है कि उनका हरना नामुमकिन है। आखिर वो अपने सबसे अच्छे और स्किल्ड आदमियों को काम पर लाया है। एक पल में वो सब हमारे हीरो के हमले के असर से पीछे फेंके जाते हैं। उनका बॉस उसकी अभिसल ताकत से हैरान रह जाता है। हमारा एमसी अपने हाथ में ऑरा के साथ एक पंच मारता है और एक और दुश्मन को हवा में उड़ा देता है और उसे बहुत दर्द होता है। लीडर सोचता है कि ये नामुमकिन है और हैरान होता है कि क्या वो इंसान भी है। हमारा हीरो पूछता है कि उन्हें उस पर हमला करने का ऑर्डर किसने दिया। इसी बीच नाना हशीसू के घर पर लड़की सेत्सु अपने गार्ड्स के साथ क्राइम सीन की जांच करती है। उनमें से एक रूफटॉप कैमरास दिखाता है करीब 1 बजे सुबह, जब 2 मंक्स उस पर हमला करने आए थे। रिकॉर्डिंग वही खत्म हो जाती है जब वो छत के रास्ते घर में घुस रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि नाना को किडनैप कर लिया गया था। 3 क्रिमिनल थे और उनमें से एक की आदमी के चेहरे की परफेक्ट तस्वीर मिल गई। वो कहते हैं कि वो उस दिन पार्टी में था और वो यमारी हरोटो है और सेत्सु को विश्वास नहीं होता। वो अपनी कार और फोन पकड़ती है जिसमें उस वीडियो का क्लिप है जहां वो दिखता है और एक घर की तरफ जाती है। किसी ने उसे एड्रेस दिया था और वो वहां गई जहां उसे बताया गया था। घर के सामने खड़ी यमारी पर गुस्सा कि उसने उसके रिश्तेदार पर हमला किया, वो इसे जाने नहीं देगी। तभी एक टूटी बाजू वाला आदमी पूछता है कि क्या उसका हरोटो से कोई हिसाब चुकाना है। इस बात पर गुस्सा कि इन लोगों ने उसकी मौसी को किडनैप किया, वो सबॉर्डिनेट को कहती है कि उसे उसके पास ले जाए। उसका सबॉर्डिनेट कहता है कि वो अभी मैंशन के अंदर है और उसे रास्ता दिखाता है। वो कई सबॉर्डिनेट्स को इंजर्ड देखती है और सोचती है कि क्या वो आम लोग हैं या नहीं। वो एक और पिटे हुए बटलर को हमारे प्रोटैगनिस्ट को पानी देते हुए देखती है जब तक वो प्रोटैगनिस्ट किसी की मौजूदगी महसूस नहीं करता और वो सेत्सु गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी के पास आती है, उस पर इल्जाम लगाते हुए और डिमांड करती है कि उसका लैकी उसकी मौसी को छोड़ दे और अगर वो ऐसा करता है तो वो इस घटना को जाने देगी। हमारे हीरो को कोई आइडिया नहीं है कि वो लैकीज और उसकी मौसी के बारे में क्या कह रही है। गुस्से में वो उस पर उंगली उठाती है, उस पर अपनी मौसी को किडनैप करने का इल्जाम लगाते हुए। हिरोटो को पता नहीं था कि नाना को किडनैप किया गया था और उसे समझ नहीं आता कि सेत्सु उस पर क्यों शक कर रही है। वो उससे कहती है कि बेवकूफ़ बनाना बंद करे, आखिर उसके पास सबूत है और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो घर के कैमरास में पकड़ा गया था। वो जानता है कि वीडियो में मौजूद आदमी ने एक स्पिरिचुअल वेसल का इस्तेमाल किया और अपना चेहरा बदलकर मौसी नाना को किडनैप किया। सेत्सु अपने शरीर को पावर अप करती है और उससे कहती है कि अभी उसकी मौसी को वापस करे, वरना वो उसके खिलाफ अपनी कल्टिवेटर ताकत का इस्तेमाल करेगी। हमारा एमसी कहता है कि वो वहां नहीं था और अपने नए सबॉर्डिनेट से इसकी पुष्टि करने को कहता है। जब वो सबॉर्डिनेट से उनका वर्जन पूछती है तो वो कहते हैं कि वो पूरी रात उसके पास ही थे। फिर वो पूछती है कि अगर उसने रात वहीं गुजारी तो उसका चेहरा फुटेज में साफ कैसे दिख रहा है। हमारा हीरो एक अलग लोकेशन से एक वीडियो दिखाता है जिसमें सुमो जो का चेहरा वहां दुखी बैठा है, लेकिन वो एक नकली है। वीडियो में यासुहिरो योसा बताता है कि वो सुमो जो का डबल है और आमतौर पर उसका गार्ड था, लेकिन उस पार्टी में वो एक स्टैंड इन बना। वो मानता है कि वो एक रिंग का इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों के चेहरे अपनाने के लिए और सिर्फ लिमिटेड जगहों पर ही खुद को जाहिर करता है। सेत्सु हैरान है कि उसके पास चेहरे बदलने की ताकत है। हमारा एमसी बताता है कि उसके पास एक स्पिरिचुअल वेसल है जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। वो हैरान है कि सुमा के पास एक स्पिरिचुअल वेसल है, एक ऐसी चीज जो नोबल फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जो ने नाना को उसके चेहरे से किडनैप करके उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश की और इस तरीके से वो उस पर हरोटो आसानी से इल्जाम लगा सकता था और फिर उसे हरोटो रास्ते से हटाकर सेत्सु को पा सकता था। वो सुमा के पीछे जाने और उसे फंसाने का प्लान करती है, लेकिन एमसी चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसकी मौसी खतरे में होगी। परेशान होकर वो उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। बस चुपचाप देखती रहे और कुछ न करे। हमारा हीरो जो के खिलाफ उसकी अपनी स्कीम का इस्तेमाल करने का तरीका जानता है और वो उसे अपनी खुद की खुदवाएगा। इसी बीच हम लॉर्ड सुमा को अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइफ एनर्जी निकालते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि ये आम लोग एब्जॉर्ब करने में बोरिंग है और वो सुमा और ताकतवर होता जा रहा है। मोटा मंग कहता है कि नॉर्मल इंसान उसकी ट्रेनिंग के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार नहीं है।
अगर वो 100 हर्ब सेक्ट के मेंबर्स को ड्रेन करता है तो वो आर्ट ऑफ शैडोज को पूरी तरह मास्टर कर पाएगा। अगर वो कल्टीवेशन लेवल 1 तक पहुंचता है तो वो आमा फैमिली के एल्डर के साथ एक पोजीशन हासिल करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो मंक को जेन सेक्ट में अपने मास्टर को रेकमेंड करेगा। मंक उसका शुक्रिया करता है क्योंकि ये एक सम्मान की बात होगी, और पतला मंक कहता है कि कोसाका ने कल रात यायामोरे को पकड़ लिया और वो पूछते हैं कि उसके साथ क्या करना है। सुमा कहता है कि ये एंश्योर करो कि उसे कोगन टेम्पल ले जाया जाए और उन्हें उसे अभी मारना नहीं चाहिए। अपनी जुबान निकालने के बाद वो यूकी को उसे खत्म करने देगा। कोगन मंदिर में एक आदमी लड़कियों से चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें वहां के आर्टिफैक्ट्स की देखभाल करने के ऑर्डर्स मिले हैं। एक गार्ड कहता है कि वो अथॉरिटीज के पूछे डरपोकों की तरह छुपते छुपते थक गए हैं। फिर बॉस जो आता है और सब ऐसे दिखाते हैं जैसे वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे और उसे ग्रीट करते हैं। ये सोचकर कि वो इंस्पेक्शन के लिए आया है, वो उसे सब कुछ ध्यान से देखने को कहते हैं। वो हरगाया से कहता है कि जब वो मंदिर से निकले तो सबको अपने कम्युनिकेटर्स फेंक देने को कहे। ऑर्डर मिलने के बाद हरगाया हैरान हो जाता है। आखिर लॉर्ड जो ने उसे नाम से बुलाया था और ऐसा कभी नहीं होता है। मंदिर के गार्ड्स एक वैन के साथ आते हैं और कहते हैं कि यायामोरे को सुमा ले जाओ, और एक मास्क्ड आदमी उससे कुछ भी बेवकूफ़ी ना करने को कहता है। जब हरोटो मंदिर पहुंचता है तो सफ़ेद बालों वाला आदमी खुश है कि वो फिर मिल रहे हैं। हमारा एमसी पूछता है कि वो एग्जैक्ट क्या प्लान कर रहा है। जवाब में वो कहता है कि उसने इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि प्राइवेट पार्टी में भरोसा था। एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ वो यामोरई को एक बेकार कीड़े कहता है उसके सामने यूकी से बात करने की हिम्मत करने के लिए, कहते हुए कि उसकी सबसे बड़ी गलती हाशिमोटो के लिए काम करना था और उसे हेरोटो को खुद ही खत्म कर देना चाहिए था। हाशिमोटो उसके लिए काम करता था और यामोरई समझना चाहता है कि वो उसकी वजह से इतनी दूर क्यों जा रहा है। सुमा की वजह साफ है, हेजुकी की एक्स फियोंसे, और ये बात उस आदमी को अंदर से खा रही है। आखिर वो परफेक्ट है और सिर्फ उसी की होने के लिए पैदा हुई थी, किसी और की नहीं। हमारा हीरो हैरान है कि उसे इसलिए हंट किया जा रहा है। जो कहता है कि उसे अभी मरना बर्बादी होगा और उसके जैसा कीड़ा ये नहीं समझेगा क्योंकि वो कभी एक डिवाइन एक्ट का अनुभव नहीं करेगा। उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा देखकर एमसी सोचता है कि वो एक पावरफुल एबिलिटी को समन करने की कोशिश कर रहा है। नैनो होशिसु की लाइफ फोर्स सच में पावरफुल है, भले ही वो और उसकी टेक्निक बेकार थी जब वो जिंदा थी। अगर तुम उसकी शैडो को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम एक कल्टीवेटर बन जाओगे और फिर तुम्हें डेटी कहा जा सकता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या अब लॉर्ड के लिए उससे छुटकारा पाना बेहतर होगा। तब जो सोचता है कि यूकी अभी सबसे ज्यादा उससे छुटकारा पाना चाहती है और उसने जानबूझकर नाना की किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग छोड़ दी, जिसका मतलब है कि उसे किडनैप करने वाला और बाहर निकालने वाला वही था। और वो ये कहता है जब वो अपना चेहरा हेरोटोस में बदल रहा होता है। हमारा हीरो जो का प्लान समझ जाता है कि वो उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है और ये जोर से कहता है। सुमा को समझ नहीं आता जब तक मास्क और कैप वाला गार्ड डिस्गाइज नहीं उतरता। पता चलता है कि वो यूक्यू है। कहती है कि उसने सब कुछ जोर से और साफ सुना और अब उसकी मासी की किडनैपिंग का सच जानती है, आखिर में उसे शॉक में छोड़कर। ब्लू हेयर्ड लड़की को वहां नहीं होना चाहिए था। ये सब सुनते हुए वो नाटक करता है कि उसकी मासी ठीक और जिंदा है और उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उसे डराने के लिए एक मजाक था। यूकी को उसके बहानों की परवाह नहीं है और मांग करती है कि वो उसकी मासी को वापस लाए जैसे ही वो स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करती है, वरना उसे और आमा फैमिली को उनके किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहता है कि यामोरई ने उसे इस्तेमाल किया और एमसी जवाब देता है कि उसने सब कुछ खुद ही कन्फेस किया, जिसका मतलब है कि वो एक पूरा इडियट है और जो हैरान है कि उसका प्लान एक्सपोज हो गया। यूकी ने पहले ही होशिकावा फैमिली से बात कर ली है और कहती है कि वो पीछे हट सकता है क्योंकि ये उसके जैसे नॉर्मल लोगों के लिए सिचुएशन नहीं है। सुमा चेतावनी देता है कि वो भी एक कल्टिवेटर है और अपने मंक को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो यूकी के सामने कॉन्फिडेंट हो गया। लड़की हिरोटो के सामने आती है और कहती है कि वो उन्हें उस पर अटैक नहीं करने देगी, खुद को उसके सामने रखकर। दोनों मंक्स एनर्जी चैनल करना शुरू करते हैं और सुमा यूकी से कहता है कि वो ध्यान से सुने जो वो कहने वाला है, कहते हुए कि अगर वो उन दोनों के बीच आई तो वो एक फ़ोन कॉल करेगा और उसकी मासी की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा क्योंकि वो उसके हाथों में है। वो उसे यामोरे की ज़िंदगी या उसकी मासी की ज़िंदगी में से चुनने को कहता है। हिरोटो सेत्सु से चिंता ना करने को कहता है। आखिर उसकी मासी नाना को पहले ही बचा लिया गया है और वो सेफ है। सुमा हैरान है। वो सभी गार्ड्स को पास कर गया और औरत को बचाया, जो इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उसे बचाए जाने की फुटेज देखते हुए वो विश्वास नहीं कर सकता कि ये हो रहा है। 15 मिनट पहले कोगन मंदिर में माउंटेन ट्रेल पर हम सब कुछ देखते हैं जो हुआ। जब सभी गार्ड्स नाना के साथ इकट्ठे थे, जो का ऑर्डर था कि वो तब तक नहीं हिले जब तक वो कॉल ना करे। फिर उसने चारों तरफ देखा ये देखने के लिए कि किसी ने उसे फॉलो तो नहीं किया और अपने गार्ड का एक मैसेज देखा जिसने उसे धोखा दिया था, यामोरे को सब कुछ बताते हुए।
हिरोटो और यूकी सोचती हैं कि क्या हीरो ने ये सब होने की प्रिडिक्शन की थी। आखिर उसने उसकी मासी को सच में जल्दी बचा लिया। वो सोचती हैं कि क्या वो सच में वही यामोरी हैं जिसे वो जानते थे। सुमा और जो मंक्स को हिरोटो को नीचे गिराने का ऑर्डर देते हैं और वो लड़के की तरफ बढ़ते हैं। जवाब में यूकी भी उन पर चार्ज करती है, लेकिन मंक्स एक स्पेल एक्टिवेट करते हैं। पिंक माना आर्म्स उसके हाथों और पैरों को पकड़ लेते हैं, उसे हिलने से रोकते हुए। जब वो फंसी हुई रिएक्ट नहीं कर पा रही होती है, जो उसे यामोरे की पैथेटिक मौत देखने को कहता है। लड़की डर जाती है। जब मंक्स लड़के के पीछे जाते हैं, यूकी से कहती है कि वो किसी को नहीं बचा सकती। वो खुद को ब्लेम करना शुरू करती है, ईमा जो को अंडर एस्टिमेट करने के लिए और वहां ना आने के लिए। उस पल एमसी मंक के कंबाइंड पंच को डॉज करता है, उस पर सब कुछ के साथ आते हुए। वो एक के चेहरे पर लात मारता है और दूसरे को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। यूकी हेरोड रोतो यामेमोरी की असली ताकत देखती है और हैरान हो जाती है। जिस मॉन्क को फेंका गया था वो जगह पर घूमता हुआ उठता है और अपना दिया गया सब्स्टिट्यूशन तालिस्मेंट बर्बाद करता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता है, एक और पंच के लिए तैयार होता हुआ। उसकी तेजी देखकर सुमा सोचता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो रियलाइज करता है कि यामोरे एक कल्टिवेटर है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा सच में जोर से बाहर निकलते हुए देखता है। उस पल यूकीहो यकीन हो जाता है कि वो सच में एक कल्टिवेटर है। एमसी कुछ समय से उससे मिलना चाहता था। आखिर उसने अपने आदमियों का इस्तेमाल उसे पकड़ने और अटैक करने के लिए किया। उसने हाशिमोतो आकिमासा का इस्तेमाल करके उसके मर्डर की प्लानिंग की और उसके दोस्तों को भी किडनैप किया और उसके पेट पर अटैक किया। उसे याद आता है कि किसी ने कहा था कि उसका एक मक्खी की तरह आसपास घूम रहना सच में परेशान करने वाला था। इसलिए हमारा हीरो उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। क्योंकि हमारा हीरो एक कल्टिवेटर है, सुमा कुछ ऐसा इस्तेमाल करने वाला है जो उसने प्लान नहीं किया था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और फिर उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक विशाल जीव बनने लगता है। वो दो गिरे हुए मॉन्क्स उस अजीब पर्पल एनर्जी में समा जाते हैं। हमारा एमसी एक ट्रांसमिशन टेक्निक जानता है जिसकी वजह से इस दुनिया के इंसानों ने ऐसे मेथड्स डेवलप किए जैसा जो इस्तेमाल कर रहा है। वो बेकार मॉन्क्स इसका हिस्सा है और जो और मजबूत होना चाहता है। वो कल्टिवेटर्स को एब्जॉर्ब करने वाला है अपनी शैडो टेक्निक को मजबूत बनाने के लिए। एक को एब्जॉर्ब करना ही इसे रिफाइन कर देगा, दो को एब्जॉर्ब करने से वो पूरे अलग लेवल पर आ जाएगा। मॉन्क्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो जमीन पर बिना लाइफ फोर्स के बेजान पड़े हैं वो अपना कल्टिवेटर स्टेज बढ़ाता है। हमारा हीरो हैरान है कि उसने एक ही वक्त में दो लोगों की कल्टिवेशन एब्जॉर्ब कर ली और मजबूत हो गया। उसके चारों तरफ का मॉन्स्टर एक आंख खोलता है और बड़ा होता रहता है और ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है। और सुमा कहता है कि यामोरे अगला होगा जिसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। सेत्सु ने लोको का माका था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी जबरदस्त पावर होगी। उसे लगता है कि उसकी गलती है कि वो हमारे एमसी को इस जगह तकलीफ झेलने के लिए लाई। वो सुमा पर चिल्लाती है कि यामोरे को इस सब से बाहर रखे, आखिर उसका मसला उसके साथ है। नाराज होकर वो गुस्सा होता है कि उसने अब तक उस कचरे को बचाया है। वो और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अनलीश करने लगता है और उसके पीछे का मॉन्स्टर बड़ा होता जाता है और ज्यादा रेडिएट करता है। वो हिरोतो पर चार्ज करता है, उसे नर्क भेजना चाहता है। वो उस पर बहुत गुस्सा है। जब वो उस विशाल एनर्जी मॉन्स्टर के पंजे से अटैक करता है, लड़की लड़के को भागने और दूर जाने के लिए चिल्लाती है। जब लगता है कि पंजे ने हमारे हीरो को हिट किया, हम देखते हैं कि उसने उसे बेहतर तरीके से डॉज कर लिया। वो सेत्सु के बगल में रुकता है और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, दोनों के लिए प्रोटेक्शन बनाता है। अपने हाथ के चारों तरफ पिंक स्पिरिचुअल ची के साथ दुश्मन गुस्सा हो जाता है कि उसने उसका अटैक डॉज कर लिया। हमारा हीरो कल्टिवेशन स्टेज 1 एक्टिवेट करता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा दिखाई देता है। विलन के ऑरा को दबाने में कामयाब होता है। वो कहता है कि उसकी टेक्निक कुछ खास नहीं थी। सेत्सु नोटिस करती है कि वो लॉर्ड ईमा से ज्यादा स्ट्रांग है और हवा में प्रेशर उसकी एनर्जी की वजह से उस पर भारी पड़ रहा है। हमारा एमसी टारगेट पर शूट करता है और उसकी छाती पर किक मारता है, एनर्जी चैनल करते हुए, जो हिट को और मजबूत बनाता है। जख्मी और गुस्से में वो अपने स्पिरिचुअल ची मॉन्स्टर से उस पर अटैक करवाता है। उसकी स्पिरिचुअल ची से बना हुआ क्रीचर हिरोतो पर पूरी ताकत से लपकता है। ये बहुत बड़ा और जबरदस्त है। विलेन उस पर चिल्लाता है जब वो अटैक करता है, उसे एक बार में खत्म करने की कोशिश करता है। पिंक एनर्जी का एक ब्लास्ट हमारे हीरो की तरफ आता है और वो अपनी स्पिरिचुअल ची से एक शील्ड बनाकर रिएक्ट करता है, जो उसे स्टेज 2 का इस्तेमाल करते हुए खुद को डिफेंड करते देखता है और उसे एक फेलियर कहता है जो उसकी शैडो टेक्निक द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। हमारा हीरो अपने हाथ फैलाकर अपने पागल दुश्मन के वार को रोकता है। अटैक से गुजरकर वो उसे पंच के साथ लपकता है और कहता है कि शैडो टेक्निक बेकार है जब उसे एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ रखा जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन पर एक बड़े एनर्जी रैप पंच के साथ मारता है और जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं।
वो कहता है कि उसने लॉर्ड सूमा को पकड़ लिया है और जमीन से एक आंखों वाला पिंक एनर्जी क्रीचर निकलता है। वो जानता है कि शैडो टेक्निक में पैरासाइट्स का इस्तेमाल होता है जो होस्ट की एनर्जी पर जीते हैं, और वो पैरासाइट को पकड़ने में कामयाब हो गया। वो उसे अपने हाथ में कुचल देता है और ऐसा करने से विलन कमजोर हो जाता है, जो अपनी शैडो टेक्निक खो देता है और दर्द महसूस करता है। जमीन पर गुस्से में विलन सोचता रहता है कि उसने एक नोबल को कैसे हरा दिया। वो उस पर चिल्लाता है कि वो ये ना सोचे कि उसने अमिया फैमिली के वंशज को हरा दिया है और उसका दादा अभी जिंदा है। अगर हेरोडोटो जो को खत्म करता है तो हिडन शैडो सेक्ट उसे मारने के लिए असैसिन्स भेजेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि इस दुनिया में भी कल्टिवेटर सेक्ट्स हैं, हिडन शैडो सेक्ट भी शामिल है। गुस्से में विलन पूछता है कि यायामुरे जानता है इसका क्या मतलब है और कहता है कि वो सिर्फ एक बेकार सुअर है। हेरोडोटो बिना कुछ कहे उसकी तरफ चलता है, जबकि वो चिल्लाता है कि अगर उसने उसे मारा तो वो अपनी जिंदगी पर तबाही लाएगा। जमीन पर पड़ा हुआ वो और ज्यादा डरता जाता है, पूछता है कि यायामुरे उसके इतने करीब क्यों आ रहा है। वो कसम खाता है कि उसका क्लैन उसे मारने के लिए उसके पीछे आएगा और उसे कहता है कि वो जो करने वाला है उसे पूरा ना करे। कहता है कि अगर वो उसे बख्श देता है तो वो उसके जिंदा रहने की गारंटी देगा, और वो हियात के साथ जो किया उसके लिए माफी मांगता है। वो बख्श दिए जाने की भीख मांगने लगता है और हमारा हीरो कहता है कि अब ये खत्म होता है। वो एक जबरदस्त ब्रूटल पंच मारता है जो उसे जमीन में घुसा देता है और एक विनाशकारी शॉकवेव पैदा करता है जो सेत्सु तक पहुंचती है। एक डरावनी नजर के साथ वो सुमा जो को खत्म करता है, जो जमीन में कुचल दिया जाता है हारा हुआ। हमारा हीरो कहता है कि ये खत्म हो गया और उसे खबर मिली है कि नाना ठीक है और वापस आ चुकी है। सेत्सु उसे थैंक करती है और कहती है कि उसने तो पूरे समय सोचा था कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान है, कल्टिवेटर नहीं। वो रियलाइज करती है कि अंत में वो ही थी जो कुछ नहीं जानती थी। हमारा एमसी कहता है कि अगर वो नहीं भी आती तो भी वो विलन से अकेले लड़ने के लिए तैयार था। वो एक मीमा स्पिरिचुअल वेसल लेता है जो काफी रफ लुकिंग है और ये साफ बताता है कि इसे एक स्टेज 4 कल्टिवेटर ने बनाया था। औरत पूछती है कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो उसे क्लैन से क्यों निकाल दिया गया, वो तो फैमिली का हेड भी हो सकता था। हमारा हीरो कहता है कि उसका अब उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और कहता है कि वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उसने अभी तक 3rd स्टेज नहीं हासिल किया है। लड़की उस कल्टिवेशन स्टेज का टारगेट कर रही है ताकि वो अमितानी फैमिली से दूर हो सके और एक फ्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कल्टिवेटर बन सके। जैसा उसने प्रॉमिस किया था, यामुरे उसके शरीर की प्रॉब्लम को ठीक करने वाला है जो लगभग फटने वाला है। वो उसे एक डिस्पर्सल पिल दिखाता है जो उसके शरीर में फंसी और जमा हुई एनर्जी को रिलीज करेगी, जो उसे खत्म कर रही है। जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करने के बारे में सुनती है तो वो सोचती है कि क्या वो अपनी कल्टिवेशन एबिलिटीज खो देगी। वो कहती है कि उसकी कल्टीवेशन मेथड कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि प्रोग्रेस करने फेल होने के अलावा ये उसकी उम्र भी कम कर देगी, लेकिन अगर वो ये करता है और वो पिल लेती है तो वो फिर से एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाएगी। उसका रोटो मना करता है क्योंकि वो उनके अगले डील का हिस्सा है और पूछता है कि क्या वो जानना चाहती है कि असली कल्टीवेशन क्या होती है। उस बात के बाद लड़की उसका दरवाज़ा खटखटाती है। बहुत शर्माकर वो चीज़ें ले आई है जैसा उसने कहा था और उसके यहाँ थोड़े वक्त के लिए रुकने का प्लान करती है। जब वो देखता है कि उसका चेहरा लाल है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्यों, तो वो बताने से बचाती है और अंदर चली जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो इस बार फिर कहीं दूर जा रहा है। हमारा हीरो कहता है कि वो इस बार पक्का नहीं है और अपने बगीचे के सामने खड़ा है जिसमें उसने जादुई फूल लगाए हैं। जैसे ही अमा के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो रियूजा जाएगा उस स्पिरिचुअल स्प्रिंग को ढूंढने के लिए जिसके बारे में उसे बताया गया था। सिल्वर हार्ट ग्रास से निकलने वाली एनर्जी हैरत अंगेज तरीके से कोमल है और उसके पास ट्रेनिंग करना सेत्सु के शरीर के लिए अच्छा होगा। तभी उसका पालतू कुत्ते का बच्चा आता है और वो लड़का बताता है कि वो उसे सही कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएगा। जब वो चला जाएगा, वो लड़की से चाहता है कि वो उसके बगीचे में उसके कुत्ते का ख्याल रखे। वो कुत्ते से जुड़ जाती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है। हमारा हीरो कहता है कि उस जानवर का कोई नाम नहीं है और सेत्सु कहती है कि नाम ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो दुनिया में आपको एक जगह देते हैं और उसे कुत्ते का नाम रखना चाहिए। हमारा एमसी उसे रोकू बुलाता है और कुत्ता खुशी से भौंकता है जैसे उसे ये पसंद आया हो। हमारे हीरो ने वो नाम अपनी पिछली जिंदगी के किसी शख्स की वजह से चुना जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी। रोकू ने उसे वो फाइटिंग मूव सिखाए जो उसने सीखे थे। उसके बाद लड़की नहाती है और पूछती है कि वो किस कमरे में सोएगी। हमारा हीरो उसे बताता है कि गेस्ट रूम इस्तेमाल करे जो पहले से ही साफ है। वो पूछती है कि अमा फैमिली के साथ क्या हो रहा है और एमसी कहता है कि इसका पहले ही ख्याल रख लिया गया है। अमा जो अपने हाई रैंकिंग रिश्तेदारों से गायब नहीं होने वाला है। अमा फैमिली के पहाड़ पर हम जो को अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसका चाचा आज सेक्लूजन से बाहर आ रहा है और जो डर जाता है जब वो दरवाजे खुलते हुए देखता है। जैसे ही गेट खुलता है, एक लाल जानवर बाहर आता है और एक बूढ़ा आदमी कहता है कल्टीवेटर्स के लिए 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, और ये सोचकर कि सबने इस पुरानी चीज का इंतजार किया, उसे गर्व महसूस होता है।
अमोताकुजो, जो का ग्रेट ग्रैंडफादर, सोने की आंखों वाले एक काले शेर के ऊपर दिखता है। वो उसे 3rd स्टेज तक पहुंचने पर बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो अब एक लेजेंडरी इमॉर्टल है और वो दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी लंबी और ज्यादा समृद्ध हो। बूढ़ा हंसता है और उनकी बात से सहमत होता है। फिर वो जो को पास आने को कहता है। वो पूछता है कि फैमिली आउटकास्ट यामोरे के साथ क्या हुआ। जो बताता है कि वो बेकार और मामूली है और आखिर में वो हेरोडोटो से डील नहीं कर पाया। उसका ग्रेट ग्रैंडफादर, जो एल्डर है, गुस्सा हो जाता है कि वो लड़के को संभाल नहीं पाया। एल्डर कहता है कि अमा क्लैन का कोई शख्स ऐसी बातें नहीं कह सकता और चाहे फेवरेटिज्म हो या ना हो, उसे फिर भी फेंका जा सकता है। अगर वो ये मिशन नहीं कर सकता तो जूको खुद करेगा। एल्डर ने ओका जूको और ताइरो चिकागो को ऑर्डर दिया कि वो नोई सिटी जाएं। अगर वो दोनों पता लगा लेते हैं कि जूको क्या जानता है तो सबसे अच्छा होगा। इस सब के बीच में सेत्सु सुबह 5 बजे कल्टिवेशन के लिए जागती है और शिकायत करती है क्योंकि वो स्पा जाने के लिए भी इतनी जल्दी नहीं जागी थी। एरोटो बताता है कि सुबह 5 बजे स्पिरिचुअल चीज ज्यादा होती है और इमोर्टैलिटी कल्टिवेट करने से डबल रिजल्ट्स मिलते हैं। वो उसे एक मग से एक लिक्विड पीने को कहता है कल्टिवेशन शुरू करने से पहले। लड़की उसे पीती है और अपने शरीर के चारों ओर एक ग्रीन ऑरा महसूस करती है और पूछती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। हेरोडोटो बताता है कि ये गैदरिंग पिल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। पिल उसके लिए और उसके शरीर के लिए अभी बहुत हार्श होगी। उसे कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। हल्दी और पार्सली का ये कोमल मिक्स उसके साथ जो पिल के अंदर है उसके लिए परफेक्ट है। अपने पुराने कॉन्टिनेंट में अपनी दूसरी जिंदगी में वो इस मिक्स को नए जन्मे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो देखता है कि इस दुनिया के लोगों के शरीर बहुत कमजोर हैं। वो उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहता है और फिर वो उसे इमॉर्टल कल्टिवेशन का असली तरीका सिखाएगा। एक प्लाजा में वो दोनों पत्थरों के ऊपर मेडिटेट करते हैं और उसे वहां कल्टिवेट करने में शर्माती है। एमसी बताता है कि जितना ज्यादा नेचर के पास उतना ही अच्छा स्पिरिचुअल ची कल्टिवेट करना होता है और फॉरेस्ट पार्क सबसे अच्छी जगह है। प्लाजा में कुछ बूढ़े लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो 2 नौजवान क्या कर रहे हैं और समझ जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन है। वो सोचते हैं कि वो लड़की उस लड़के के बहुत करीब होगी क्योंकि वो ये सफ़र एक साथ कर रहे हैं। लड़की को बेचैन होते देखकर हेरोडोटो उसे फोकस करने और अपने चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने को कहता है। उसका पिछला मेथड स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़बरदस्ती अंदर रोकना था और उसका शरीर दूसरी वायलेंट एनर्जीज़ को रोके हुए था। नॉर्मल लोग उन एनर्जीज़ को देख नहीं सकते, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने शरीरों को उनसे बचा नहीं सकते, लेकिन उसने खुद ही इस मैकेनिज्म को तोड़ा। स्पिरिचुअल ची कल्टिवेट करने से प्योरिफिकेशन होती है, सबसे शुद्ध हिस्से को निकालना और अपने शरीर को उससे पोषण देना। और प्योरिफिकेशन एफिशिएंसी उसके मेथड और उसके मेथड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसकी स्पिरिचुअल ची यूसेज रेट 40% है। उसके मेथड से आप 100% एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। शरीर में एनर्जी गाइड करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत होती है और ये माथे में होता है जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, और उसे अपना दिमाग खाली करने के लिए मेहनत करनी होगी। जैसे ही वो उसे खाली करती है और उस प्लेटफॉर्म को महसूस करती है, उसे गाइड करना होगा। सेत्सु अपनी आंखें जोर से बंद करती है और अपने दिमाग को खाली करने पर फोकस करने की कोशिश करती है। वो उसे खाली करने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो प्लेटफॉर्म अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे दिमाग में कहाँ है। वो अपनी स्पिरिचुअल ची महसूस नहीं कर पाती क्योंकि उसका दिमाग अपने ऑप्रेसिव पिता की तस्वीर से घिरा हुआ है। बूढ़े लोगों को लगता है कि लड़की के साथ कुछ गलत है क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा है। सारी मेहनत से पसीना बहाते हुए लड़की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं देख पाती और हमारा हीरो धीरे से अपनी उंगलियां उसके माथे पर रखता है। हमारा एमसी उसकी मदद करता है और उसे अपनी आंखें बंद करने और उसे फिर से महसूस करने की कोशिश करने को कहता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर उधार लेकर वो अपनी स्पिरिचुअल ची महसूस करने की कोशिश करती है। लड़की कोशिश करती है जबकि वह उसमें एनर्जी भेजता है और बूढ़े कपल को लगता है कि ये सीन बहुत क्यूट है। आखिर में वो अपने के अंदर देख पाती है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है। उसको लगता है कि उसके सामने स्पिरिचुअल ची देखना खूबसूरत है और एमसी कहता है कि ये स्पिरिट्स का असली पूरा रूप है जो नंगी आंखों से नहीं दिखता। हमारा एमसी कनेक्शन तोड़ देता है और कहता है कि ट्रेनिंग के पहले दिन के लिए इतना काफ़ी था। उसको अपनी स्पिरिचुअल ची को और ज़्यादा महसूस करना और गाइड करना है। इस तरह से वो इमॉर्टल कल्टिवेशन के पहले स्टेज में एंटर कर सकती है। दोनों घर वापस जाते हैं और तब में नहाते हुए सेत्सु को उसको हल्के से फोरहेड छूना याद आता है और उसको ये अनोइंग लगता है। अनोइंग इसलिए कि उसका फोकस कल्टीवेशन के पहले स्टेज में एंटर करने पर होना चाहिए और किसी और चीज पर नहीं, और वो अपने थॉट से लड़ती है। 1 हफ्ते बाद एमसी उस जगह पर है जो स्नेक हेड ने उसको दी थी और वो सोचता है कि क्या ये सच में सही है। 1 हफ्ते बाद निंग स्पिरिचुअल ची महसूस कर सकती है और एनर्जी पिल्स पहले स्टेज में एंटर करने के लिए काफ़ी होंगी। अब उसके पास जो ताकत है उससे वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने घर का ध्यान रख सकती है। तो वो बिना चिंता किए अपनी ट्रिप के लिए निकलता है और स्नेक हेड द्वारा अरेंज की गई एक गाड़ी देखता है। बस में चढ़कर ड्राइवर सोचता है कि वो एक स्टूडेंट जैसा लगता है जो इतनी डेंजरस जगह जा रहा है।
ड्राइवर कहता है कि बस खाली है और वो जहां चाहे बैठ सकता है और राइड एंजॉय कर सकता है। हमारा हीरो कुछ भी बोले बिना अंदर बैठ जाता है और बस में कुछ अजीब लोगों को बैठा हुआ देखता है। हेरोडोटो याइमुरे आखिरकार वही कर रहा है जो उसके इन्फॉर्मेंट ने उसको बताया था। वो प्लेन से निंघाई सिटी में लैंड किए और पैसेंजर्स उतरने लगते हैं। लोग सिटी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें लड़के का एड्रेस मिल गया है और अब वो उससे डील करेंगे। हेरोडोटो के घर का फ्रंट देखकर एक थक थोड़ा फन करना चाहता है क्योंकि वो आखिरी बार 30 साल पहले बाहर निकला था। हमारे हीरो ने लड़की की सेफ्टी के लिए एक ब्रेसलेट तैयार किया है जब वो 9th में है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। जेड स्टोन्स वाला एक टैलिस्मैन। अगर वो खतरे में हो तो उसे उसका इस्तेमाल वैसे करना चाहिए जैसे उसने उसको सिखाया था। प्रेसिडेंट सू का ध्यान उसके एम्प्लॉय ने खींचा जो इरिटेट हो रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और ब्रेसलेट पकड़कर खोई हुई है। उसकी सेक्रेटरी जानती है कि ब्रेसलेट उस आदमी ने दिया था जिसे वो पसंद करती है और वो जानती है कि प्रेसिडेंट उसकी बहुत परवाह करती है। वो फैंग को बताती है कि उसको एक बिजनेस ट्रिप पर उसकी ज़रूरत है और डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जिसे वो नफरत करती है। वो प्रेसिडेंट सू से हेल्प मांगती है क्योंकि वो गलत थी। और इसी बीच हम एमसी को बस में बीच सड़क पर कहीं दूर देखते हैं। वो 6 घंटे से ट्रिप पर है और ऐसा लगता है कि हर पैसेंजर के पास लूसी तक पहुंचने के लिए अपने रेशंस हैं, जब तक कि अचानक से एक तेज स्टॉप नहीं लगता जो सबको पैनिक में उछल देता है। ड्राइवर सबको शांत रहने को कहता है और सबकी सेफ्टी की गारंटी देता है। उसी वक्त चोरों का एक गैंग विंडोज और डोर्स तोड़ता है और बस पर हमला करता है। वो चाकुओं से आम डालते हैं और एक पैसेंजर कहता है ये टेरिटरी हॉन्ग की है और सोचता है कि ये फ्लावर गैंग से हैं। बिना दया के किलर उस पैसेंजर में चाकू घोंप देता है जिसने वो कहा था और उसकी लाइफ एंड कर देता है सब शॉक छोड़कर। वो कहता है कि इस बस में कोई ऐसा है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए और सब कोऑपरेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कौन है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो आउटकम वही होगा जो फ्लोर पर पड़े हुए पहले से मरे हुए आदमी का है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो उसके पीछे है और रियलाइज करता है कि वो इस सब में फंस गया है। थग्स में से एक उसके पास आता है और उसको खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसका फेस देख सके। उसको स्नीकी एक्ट करते देखकर वो पूछता है कि उसके बैग में क्या है। दूसरा किलर कहता है कि जो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे उन पर वर्ड्स वेस्ट ना करो और कहता है कि उन्हें इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए वो अपनी पॉकेट से एक मचेटी निकालता है और बस में बैठे आदमी को धमकाता है, लेकिन वो पर्सन गायब हो जाता है और उन्हें व्हीकल के अंदर हवा का एक झोंका महसूस होता है जो उन्हें वियर्ड लगता है। हमारा हीरो थग्स के पीछे आता है और उन्हें एक ब्रूटल पंच मारता है और पहला वाला विंडो से बाहर उड़ता हुआ चला जाता है। हिरोटो कहता है कि टाइम सच में टाइट है और वो उसके लिए काफ़ी फास्ट आए हैं। बाकी के 2 अपनी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़े क्योंकि उसने उनके पार्टनर का आर्म डिसलोकेट कर दिया था। जल्दी से हमारा हीरो एक के फेस पर मारता है और वो बहुत सारा ब्लड थूकता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैसे ही एक गिरता है वो ऑलरेडी दूसरे को भी फेस पर एक बड़े पंच से मारने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों में हिरोटो बिना किसी ट्रबल के सभी अटैकर्स को निकाल देता है और वो सब नीचे और बुरी तरह जख्मी है। जब वो कहता है कि ये खत्म हो गया तो मास्क और हुड से ढका फेस वाली लड़की सच में सरप्राइज्ड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट थग्स को बस से नीचे घसीटता है, उन्हें बांधता है और बस को ठीक करने में हेल्प करता है जिसे उन्होंने डैमेज किया था। ध्यान देता है कि एक्सेल टूट गया है और मूव नहीं करेगा, फोन सिग्नल नहीं है और अगर आसपास वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो फंस गए हैं क्योंकि वो भाग नहीं सकते। ड्राइवर्स डरे हुए हैं, नहीं जानते कि क्या करें और नहीं जानते कि बाहर क्या निकल सकता है। एमसी वाइल्ड में सर्वाइव कर सकता है लेकिन लूसी तक पहुंचने में टाइम लगेगा और उसको इन्फॉर्मेंट को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। हुडेड वुमन उसे लूसी तक ले जाने को कहती है। बदले में वो उसको गेबन सिटी तक प्रोटेक्ट कर सकता है। योतो कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसको दोबारा सोचने को कहती है। आखिर उसके बिना वो लूसी को नहीं ढूंढ पाएगा। हमारा हीरो जानता है कि ग्रुप उसके पीछे उसके ब्रीफकेस में जो कुछ है उसकी वजह से आया था। वो पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसके साथ टर्म्स नेगोशिएट कर सकती है जिसे खुद हंट किया जा रहा है। वो कहती है कि वो उसकी बात समझती है लेकिन उसको थोड़ा वेट करने को कहती है। वो अपना इंट्रोडक्शन वेंडोंग फ्रॉम लुई के रूप में देती है और कहती है कि वो जानती है कि वो सिटी पैसों के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल चीज़ों के सोर्सेज ढूंढने जा रहा है और वो अपने ब्रीफकेस से एक सैंपल निकालती है। तो वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट करें।